हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की यूनिट 2 करने वाले हैं। मैंने आपकी यूनिट 1 पहले ही समझा दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख सकते हैं आप। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर देखें तो इस यूनिट के अंदर टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं हमें आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला हेनरी लुइस डार्जियो की 2 पोएम्स हैं, फ्रीडम टू द स्लेव, और दूसरी है द ऑर्फन गर्ल। उसके बाद हम कमला दास की 2 पोएम्स पढ़ेंगे। देन हम सरोजिनी नायडू की 2 पोएम्स पढ़ेंगे। देन लास्ट वन है रॉबिन नेंगोम की 2 पोएम्स। तो ये सारी पोएम्स आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से हम हेनरी लुइस विविन डार्जियो की पोएम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में बात करते हैं, हेनरी लुइस विविन डिरोजियो के बारे में। तो इनकी बात करें तो 19th सेंचुरी के इंडिया में बहुत ही बड़े पोएट और थिंकर माने जाते हैं हेनरी लुइस विविन डिरोजियो। एंड इनका टाइम पीरियड है 1809 से 1831 तक। बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ 18 अप्रैल 1809 को हुआ, कोलकाता में। ठीक है। उन्होंने जर्नलिज्म, पोइट्री, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म जैसे फील्ड्स में अपना नाम बनाया। और डिरोजियो का बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उनके फादर इंडो पुर्तगीज ओरिजिन के थे और मदर इंग्लिश डिसेंट की थी। ठीक है। इनकी मल्टीकल्चरल अपब्रिंगिंग की वजह से उनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव और बड़ी थी। एंड इनके शौक की बात करें तो उन्हें बचपन से ही लिटरेचर और पोइट्री का बहुत शौक था। उनकी पोएम्स में सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस और रोमांटिक सेंसिबिलिटीज की झलक मिलती है हमें। ठीक है। अब इनके करियर की बात करें तो 1826 के आसपास कोलकाता में जब इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस चल रही थी, तो डार्जियो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर बनी। उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग था। मतलब कि वो अपने स्टूडेंट्स को रैशनैलिटी और इंडिपेंडेंट थॉट और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए मोटिवेट करते थे। उन्होंने यंग बंगाल नाम का एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में ऐसे लोग थे जो पुरानी गलत परंपराओं को चैलेंज करते थे और नए प्रोग्रेसिव आइडियाज को सपोर्ट करते थे। और इन्हें इंडिया में इंग्लिश पोइट्री के 4 फादर्स, मतलब शुरुआत करने वालों में से एक माना जाता है। और इनकी डेथ की बात करें तो डार्जियो की डेथ सिर्फ 22 साल की उम्र में क्लोरा की वजह से 1831 में हो गई थी। वो बहुत कम समय तक जिए, लेकिन उनका असर आज भी है। उन्होंने अपने पीछे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और आइडियाज छोड़े जिन्होंने इंडिया को इंटेलेक्चुअल मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। आज भी उन्हें 19th सेंचुरी के एक पाइनोर, मतलब पाथ प्रदर्शक के रूप में याद किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी ऑथर की बात। तो अब हमारी डार्जियो की सबसे फेमस पोएम फ्रीडम टू द स्लिप की बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो पोएम का मेन थीम है एबोलिनिस्ट मूवमेंट। ये पोएम 19th सेंचुरी के उस मूवमेंट का हिस्सा है जो स्लेवरी को खत्म करने के लिए चलाया गया था। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बोले तो डार्जियो भले ही ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, मतलब कि समुद्र पार होने वाले गुलामों के व्यापार में डायरेक्टली शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी लिखावट उस समय की दुनिया भर की एंटी स्लेवरी सेंटिमेंट्स को दर्शाती है। अब उनका काम ब्रिटिश एंटी स्लेवरी कोशिशों की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, जो अमेरिका से थोड़ा सा अलग था। अब ब्रिटिश एम्पायर में बदलाव की बात करें तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश एम्पायर में गुलामी के खिलाफ एक बड़ी वेव उठी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्लेवरी खत्म करने के लिए कदम उठाए, क्योंकि उनके पास मोरल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मतलब कि इंसानियत के नाते ये गलत है, ये था। ठीक है। दूसरा, पैसा, मतलब कि आर्थिक तौर पर भी ये अब फायदेमंद नहीं था। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट कानून स्लेव ट्रेड एक्ट ऑफ 1807। तो हिस्टोरिकल लॉ स्लेव ट्रेड एक्ट ऑफ 1807 एक बहुत बड़ा कानून था जिसने ब्रिटिश बाउंड्रीज के अंदर ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड को इलीगल बना दिया। ठीक है। दूसरा, नई शुरुआत। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, जिसके बाद कई ऐसे कानून आए जिनका मकसद इन ह्यूमन प्रैक्टिस को पूरी तरह जड़ से खत्म करना था। ठीक है। तो हमारी ये जो पोएम है फ्रीडम टू द स्लेव, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लाइन से स्टार्ट होती हैं यहाँ से। हाउ फेल्ट ही व्हेन
he first was told, a slave he ceased to be, how proudly beat his heart when first he knew that he was free. पहला स्टैंजा पोएम का इमोशनल बेस सेट करता है। जब गुलाम को पहली बार पता चलता है कि वो आजाद है, तो उसके दिल में गर्व है और खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब यहाँ पे जो पोएट हैं, इन्होंने हाउ शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हैं, ताकि वो उस इंसान की हैरानी और जज़्बातों की गहराई को दिखा सके। आज़ादी मिलते ही उसकी स्लेव वाली पुरानी पहचान खत्म होने लगती है और उसके अंदर का ट्रू एसेंस यानी एक असली इंसान जाग उठता है। अब स्ट्रेंजर 2 में बोला है, द नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द सोल टू ग्लो एट वंस बिगिन, ही न्यू no more his thoughts were raised. He felt himself a man. यहाँ पे आज़ादी सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि आत्मा की भी होती है। नोबलेस्ट फीलिंग ऑफ द सोल का मतलब है कि उसके अंदर अब सम्मान और ऊंची सोच पैदा हो रही है। ठीक है, गुलामी में उसे अपनी मास्टर के आगे झुकना पड़ता था, जो उसकी सेल्फ स्टीम को खत्म कर देता था। लेकिन अब वो नील नो मोर, अब वो घुटने नहीं टेकेगा। उसका अपने पैरों पर सीधा खड़ा होना उसकी ऑटोनॉमी मतलब कि आज़ादी का सिंबल है। ये दिखाता है कि अब वो किसी का दबाव नहीं मानता और उसकी डिग्निटी वापस आ गई है। अब यहाँ पे जब वो शरीर से खड़ा होता है तो उसके थॉट्स भी ऊंचे हो जाते हैं। जो पहले सिर्फ एक स्लेव था, अब वो पूरी तरह से एक मैन यानी इंसान बन चुका है। अब थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है। इसमें बोला है, he looked above the breath of heaven around him freshly blew, he smiled exhaustingly to see as the wild birds as they flew। मतलब कि इस स्टैंजा में नेचर एक मेटाफर है जो आजाद इंसान को बाकी दुनिया से जोड़ती है। ब्रीथ ऑफ हेवन का मतलब है एक ऐसी पवित्र और ताजा कर देने वाली शक्ति जो आज़ादी के एहसास को और ज़्यादा मजबूत करती है। ठीक है, वाइल्ड बर्ड्स उड़ते हुए जंगली परिंदे इस बात का सिंबल हैं कि वो इंसान भी उनकी तरह बंदिशों से मुक्त है। ठीक है, वो इंसान ऊपर देखता है और हवा की झोंकों को महसूस करता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है क्योंकि वो अब कुदरत के साथ तालमेल में है। ठीक है, अब स्ट्रेंजर 4 में बोलते हैं, he looked upon the running stream that neath him rolled away, then thought on winds and birds and floods and cried, I am free as they। बहती हुई नदी यानी रनिंग स्ट्रीम गुजरते हुए वक्त का मेटाफर है। जैसे नदी बिना रुके बहती रहती है, वैसे ही आज़ादी भी एक लगातार बहने वाला एहसास है। जब वो हवाओं, पक्षियों और बाढ़ को देखता है तो वो गर्व से चिल्लाता है, आई एम फ्री एज दे। दार्जियो ने यहाँ सिमिली का यूज किया है ये दिखाने के लिए कि उस इंसान की आज़ादी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कुदरत की चीज़ों की होती है। ठीक है, इससे चिल्लाहट से ये साफ होता है कि आज़ादी एक यूनिवर्सल है, मतलब एक यूनिवर्सल सच है। अब उस इंसान पर कोई बंदिश या पाबंदी नहीं है। ठीक है, और वो उन परिंदों की तरह कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है। स्टैंजा 5 स्टार्ट होता है। इसमें बोला है, ओ फ्रीडम देयर इज समथिंग इज देयर in the very name that light the altar of the soul with everlasting flame। इस स्टैंजा के अंदर जो फ्रीडम है उसको एक डियर प्यारी चीज बताया गया है जिसका नाम ही आत्मा की बेड़ी पर एक कभी न बुझने वाली मशाल जला देता है। अब डार्जो ने फ्रीडम को एक इंसान की तरह ट्रीट किया है जो इंसान के अंदर के पवित्र हिस्से को रोशन करता है। ठीक है, उनका मानना है कि फ्रीडम शब्द बोलना ही काफी है इंसानियत और आत्मा की के असली जौहर को जगाने के लिए। ठीक है, अब हमारा स्टैंजा 6 स्टार्ट होता है जिसमें बोला है, सक्सेस स्टैंड द पेट्रॉइड सोड that is unsheeted for thee and glory to the breast that bleeds nobody to be free। मतलब कि दारजू उन देशभक्तों की कामयाबी की दुआ करते हैं जो आज़ादी के लिए तलवार उठाते हैं। अनशीटेड शॉर्ट मतलब कि मयान से बाहर निकली तलवार आज़ादी के लिए तैयारी और समर्पण का सिंबल है।
पोएट कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में खून बहना एक बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने ब्रेस्ट सीना शब्द का यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि ये लड़ाई कितनी पर्सनल और गहरी होती है। पोएम का मेन आइडिया ये है कि अपनी आज़ादी के लिए जान देना एक महान और बहादुरी वाला काम है। वो उन सभी लोगों की बहादुरी की तारीफ करते हैं जो बिना किसी डर के आज़ादी के लिए लड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा 7। तो इसमें वो बोलते हैं, ब्लेस बी द जेनरस हैंड दैट ब्रेक्स द चेन अ टाइटन gave and feeling for degraded man gives freedom to the slave। मतलब कि डार्जियो उन लोगों को सौभाग्यशाली मानते हैं जो किसी दूसरे की जंजीरें तोड़ते हैं। वो सिर्फ फिजिकल जंजीरें तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि उस काइंड और सेंसिटिव स्पिरिट मतलब कि दयालु आत्मा की तरह तारीफ कर रहे हैं जो आज़ादी का समर्थन करती है। इस स्टैंजा के अंदर टायरेंट शब्द का यूज किया गया है। टायरेंट मतलब जालिम, जो शख्स उस मतलब कि ये उस शख्स को दर्शाता है जो गुलामी और दुख के लिए जिम्मेदार है। डार्जियो यहाँ जालिम की निंदा करते हैं और उसे उस तकलीफ के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जो एक गुलाम में सही है। ठीक है, गिव फ्रीडम टू द स्लेव लाइन में गिव्स शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि आज़ादी देना एक उदारता मतलब जेन्योसिटी और काइंडनेस का काम है। आज़ादी को यहाँ एक गिफ्ट की तरह पेश किया गया है जो किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहें तो डार्जियो उन सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जो किसी भी तरह की तानाशाही या गुलामी को खत्म करने के लिए लड़ते हैं। तो पोएम का ये आखिरी हिस्सा था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं हमारी इसी मतलब कि हेनरी लुइस की जो दूसरी पोएम है वो स्टार्ट करते हैं, द ऑर्फन गर्ल को। तो हेनरी डार्जियो की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम द ऑर्फन गर्ल 1827 के बारे में देखते हैं। इसमें डार्जियो की सोच और उनकी राइटिंग स्टाइल को समझेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो रोमांटिक पोएट से इन्फ्लुएंस होके रोमांटिक पोएट्स की तरह डार्जियो भी एक आइडियलिस्ट थे। उनका पक्का विश्वास था कि लिटरेचर और एजुकेशन में समाज में बदलाव लाने की ताकत है। सोशल एनालिसिस वो अपनी पोएट्री का इस्तेमाल सामाजिक असमानताओं मतलब सोशल इनइक्वालिटीज को एनालाइज करने के लिए करते थे। एंड डार्जियो की पोएट्री उनके इंसानियत पसंद मतलब मूलों को दर्शाती है जो खासकर मतलब कि खास तौर पर फ्रीडम डिग्निटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, एंड उनका मेन फोकस उन लोगों पर होता है जो दबाए गए हैं या समाज के किनारे पर हैं। ठीक है, उनकी पोएम्स एक ऐसे समाज की वकालत करती हैं जहाँ हर इंसान चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो इज्जत की जिंदगी जी सके। ठीक है, तो उनकी पोएम उन लोगों की तकलीफों को सामने लाने की कोशिश करती है जो किस्मत वाले हैं और मतलब कि सोशली उनको पीछे रखा जाता है। एंड सोशैटल स्ट्रक्चर पर सवाल उठाती हैं उनकी पोएम्स जो उनके दर्द को बनाए रखती हैं। ठीक, तो हम बेसिकली ऑर्फन गर्ल की बात करें तो जो डार्जियो हैं वो उनकी जो पोएम्स है वो दबाए गए लोगों की प्रति गहरी हमदर्दी दिखाती है। वो उनके चैलेंजेस के इंसानी पहलू को दिखाते हैं ताकि रीडर्स उन्हें मतलब उनसे पर्सनली जुड़ सके। उनका मकसद समाज में समझ और एकता और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना था जो मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए इंक्लूसिव और फेयर हो मतलब कि सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ओके, तो हम अपना स्टैंजा 1 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंजा 1 है, शी वॉज येट यंग एंड फेयर बट she seemed marked for much woe in this unpitying world, poor friendless wandered। मतलब कि यहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दिया है स्टैंजा 1 के अंदर। पहली लाइन एक नौजवान और सुंदर लड़की को इंट्रोड्यूस करती है। लड़की सुंदर तो है लेकिन अनपिटिंग बेरहम दुनिया में उसके नसीब में सिर्फ दुख है। अब पोएट उसे पुअर फ्रेंडलेस वंडर्ड बेचारी बिना दोस्त वाली भटकने वाली कहकर उसके प्रति हमदर्दी जताते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डैशेस का इस्तेमाल रीडर को थोड़ा रुकने और सिचुएशन की गंभीरता पर सोचने पर मजबूर करता है। अब दूसरा स्टैंजा 2 स्टार्ट होता है,
इसमें बोलते हैं her hair was black as a raven wings, her cheek the tulip hue did wear, her voice was soft as when night winds swing, her brow as moonbeam fair, her sire had joined the wake of war, the battle shock, the shout, and scar. He knew and gained a glorious grave, such is the guardian of the brave. मतलब कि डार्जियो ने यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है और बैकग्राउंड बताया है, ठीक है। तो डार्जियो ने लड़की की खूबसूरती को दिखाने के लिए कई मेटाफर यूज किए हैं। हेयर रेवन, काले कौवे के पैरों जैसे काले, चिक ट्यूलिप फूल जैसे रंग वाले, ठीक है। और उसकी आवाज को बोला है कि रात की हवाओं की तरह नर्म। और बोरो, तो ब्रो को उसने मून बीम, चांद की किरण की तरह साफ बोला है। एंड देन फैमिली ट्रेजेडी, लड़की के पिता हेयर सायर एक जंग, वेक ऑफ वॉर में मारे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आयरनी ये है, उन्होंने एक ग्लोरियस ग्रेव, शानदार कब्र और इनाम तो मिला, लेकिन उनकी बेटी अकेली और अनाथ रह गई, ठीक है। मतलब कि यहाँ बोला है कि जो लड़की है उसके फादर एक वॉर में वो शहीद हो गई, बट उन्हें इनाम तो मिला, एक शानदार कब्र भी मिली, लेकिन उनकी बेटी जो है वो अब अकेली रह गई है और अनाथ हो गई है, ऑर्फन रह गई है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं her anguished mother's suffering heart could not endure a widow part. She sunk beneath her soul distress and left her in pain parentless. यहाँ पे शुरुआत में पोएट लड़की की खूबसूरती को नेचर से कंपेयर करते हैं, काले बाल, गुलाबी गाल और चांद जैसा माथा। लेकिन फिफ्थ लाइन के बाद फोकस बदल जाता है और असलियत सामने आती है। वो खूबसूरती अब उस ट्रेजेडी के सामने फीकी पड़ जाती है जो उस लड़की के साथ हुई है। जब पोएट कहते हैं कि उसके पिता ने ग्लोरियस ग्रेव, शानदार कब्र पाई, तो वो असल में समाज पर क्रिटिक, मतलब कि तंज कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे दुनिया जंग को तो ग्लोरीफाई करती है, लेकिन उसके हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि उसके जो नतीजे हैं, जैसे कि जो खौफनाक नतीजे हैं, जैसे कि एक अनाथ बच्ची को भूल जाती है, ठीक है। दूसरा, माँ की तकलीफ और मौत, लड़की की माँ विधवा का दुख नहीं सह पाती और उसकी सफरिंग हार्ट हार मान लेती है। माँ की मौत से वो बच्ची पूरी तरह अकेली हो जाती है। लेफ्ट हर इन पेरेंटलेस लाइन उस बच्ची की मासूमियत और लाचारी को हाईलाइट करती है। डार्जियो दिखाता है कि दुख कैसा, मतलब कैसे एक पूरे परिवार को खत्म कर सकता है, ठीक है। अब आगे वो बोलते हैं she had no friend on this cold, bleak earth to give her shelter, a home, and a hearth. Through life's dreary desert, along she must wend, for else the stretches have never a friend. अब इन लाइंस के जरिए इन्होंने इसके अकेलेपन और समाज की बेरुखी दिखाया है। इस दुनिया को कोल्ड और ब्लीक, मतलब कि बेरंग और सूना कहा है, जहाँ से बच्ची का कोई दोस्त नहीं है जो उसे सहारा दे सके, ठीक है। जिंदगी को एक डेरी डेजर्ट, मतलब सूने रेगिस्तान से कंपेयर किया गया है। इसका मतलब है कि एक ऐसी मुश्किल जर्नी जहाँ कोई खुशी नहीं है और बच्ची को ये रास्ता अकेले ही तय करना है। और लास्ट लाइन, द रिचेस हैव नेवर फ्रेंड, पूरे समाज पर एक कमेंट है। ये दिखाता है कि कैसे लोग उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं एंड शुड शी स्ट्रे फ्रॉम रिच्यूज वे द वर्ल्ड विल स्कॉन एंड इट्स स्कॉन कैन स्ले shame had enough to wring the breast with a weight of sorrow and guilt oppressed. But oh, 'tis cloudly cruel to wound the bosom whose blood must gush awan. मतलब कि पोएट वार्न करते हैं कि अगर ये अनाथ लड़की समाज के बनाए गए रिच्यूज, नैतिकता, पवित्रता के रास्ते से भटक गई, तो दुनिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। समाज की नफरत और
तंज इतनी खतरनाक हो सकते हैं कि वो किसी की जान ले सकते हैं। शेम एंड सोरो का बोझ उस बच्ची के लिए अनबियरेबल हो जाएगा। ब्लस्ट ब्लड मस्ट गश अबंड जैसे शब्द दिखाते हैं कि समाज का जजमेंट कितना बेरहम और दर्दनाक हो सकता है। ठीक है, वो आगे कहते हैं, नो टीयर इज सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोज फॉर erring women, unpitied woes, and blessed be forever his honored name, who shelters an orphan from sorrow and shame। मतलब कि डार्जियो कहते हैं कि सबसे सुंदर आंसू वो हैं जो किसी भूल कर देने वाली औरत के दुख के लिए बहे हो। ठीक है, मतलब कि जो औरत कोई गलती कर दे, जो भूल कर दे, ठीक है, समाज की जो नैतिकता और पवित्रता है उसके रास्ते से भटक जाए और भूल कर दे, उस दुख के लिए बहे। वो उस इंसान को मुबारक और ऑनर्ड कहते हैं जो एक अनाथ बच्ची को दुख और शर्म से बचाने के लिए शेल्टर देता है। ठीक है, ये आखिरी लाइन पोएम की दुख भरे माहौल में एक उम्मीद की किरण जगाती है और एम्पैथी की ताकत को हाईलाइट करती है। ठीक है, तो इस पोएम के कंक्लूजन देखें तो हेनरी डार्जियो की ये पोएम ब्यूटी, सेक्रीफाइस, सॉरो एंड सोसाइटल नेग्लिजेंस मतलब समाज की लापरवाही को एक साथ पिरोती है। ये रीडर्स को उस कड़वी सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर करती है जो एक अनाथ बच्ची इस बेरहम दुनिया में झेलती है। ठीक है, और सोशल सटायर पूरी पोएम एक गहरा सोशल सटायर है जो इंसानी कमजोरी और दुनिया की सख्ती को दिखाती है। ठीक है, इसी के साथ ये पोएम भी कंप्लीट होती है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कमला दास की दो पोएम्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, दूसरी है माई ग्रैंडमदर हाउस। तो ये दोनों पोएम्स में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हम कमला दास के बारे में जानने से। तो कमला दास के बारे में बात करें तो उनके अलग अलग नाम हैं, मतलब कि नेम्स एंड पेन नेम्स। कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज में लिखा है और अलग अलग जगह उनके अलग अलग नाम थे। सबसे पहला माधवी कुट्टी, मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज और नोवेल्स लिखते वक्त वो इस पेन नेम का यूज करती थी। दूसरा कमला दास, इंग्लिश में पोइट्री लिखने के लिए वो अपने मैरिड नेम का यूज करती थी। देन एमी, उनके फैमिली मेंबर और क्लोज फ्रेंड्स उन्हें प्यार से इस नाम से बुलाते थे। दूसरा कमला सुरैया, अपनी लाइफ की आखिरी दिनों में उन्होंने इस्लाम रिलीजन कबूल किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर कमला सुरैया रख लिया था। ठीक है, तो ये उनके नेम हैं। अब इनके बचपन और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कमला दास का बर्थ 1934 में केरला के मालवाड़ रीजन में हुआ था, एक नेयर फैमिली के अंदर। एंड उनकी माँ की फैमिली एक ब्राह्मण फैमिली थी जिनके राजघरानों से अच्छे ताल्लुकात थे। उनका केरल के एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी घर था। एंड उनकी जो माँ थी बालमानी अम्मा, वो खुद एक बहुत बड़ी फेमस राइटर और पोएटेस थी। एंड इतने बड़े और रिच बैकग्राउंड के बावजूद कमला दास का बचपन बहुत खुशगवारा नहीं था। मतलब कि उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी फैमिली में प्यार और अफेक्शन की कमी है। उनकी उनके पेरेंट्स के बीच आपस में बहुत कम प्यार था, उनको ऐसा महसूस होता था। एंड जब कमला दास लगभग 6 साल की थी तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वो उस वक्त कोलकाता में थी जो वॉर की वजह से अनसेफ हो गया था, इसलिए उनके फादर ने उन्हें सेफ रखने के लिए केरला के नलापात में उनकी मदर के एंसेस्ट्रल हाउस भेज दिया था। ठीक है, वहां वो अपनी मासियों, दादी और परदादी के साथ रही। कमला दास अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच थी। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि उनकी पूरी लाइफ में उनकी दादी जितना प्यार उन्हें किसी ने नहीं किया। अपनी दुख भरी मैरिड लाइफ में भी वो अक्सर इस गांव के बड़े घर, वहां खेलने की आजादी और दादी के उस सच्चे प्यार को बहुत याद करती थी। उनकी एक फेमस पोएम जो आपके सिलेबस में है इस दादी के घर पर बेस्ड है। ठीक है, एंड मतलब कि जो नेक्स्ट पोएम होगी कमल दास की माई ग्रैंड मदर हाउस, उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो दूसरा इनकी शादी और लवलेस मैरिज की बात करें तो जब वो सिर्फ 15 साल की थी उनकी शादी उनके एक दूर के रिश्तेदार से कर दी गई थी। शादी के बाद कमल दास को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि उनके हस्बैंड उनसे प्यार प्यार नहीं करते, मतलब कि प्यार की वजह से नहीं, बल्कि वो उनके साथ उनके स्टेटस और पैसे पैसे की वजह से थे। ठीक है, उन्होंने इस वजह से उनसे शादी की थी।
उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, जिसमें 1000 से ज्यादा गेस्ट थे, बहुत सारा खाना था, नाच गाना और दौलत का दिखावा था। इस सब के बीच उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट है। अब वो एक सोलमेट और कंपेनियन चाहती थी जो उन्हें समझ सके, पर उन्हें सिर्फ निराशा मिली। वो डिवोर्स इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि दोनों फैमिलीज के बीच का पुराना रिश्ता खराब हो जाता। इसलिए उन्होंने शादी के बाहर प्यार तलाशने की कोशिश करी, मतलब कि प्यार तलाशने का फैसला किया उन्होंने। और उनके हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, जिसकी वजह से एक मैरिड वुमेन होने के तौर पे उन्हें कोलकाता, दिल्ली और बॉम्बे जैसे अलग अलग शहरों में रहना पड़ा। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी मैरिज जो है वो हमेशा लवलेस रही। अब इसी दौरान उन्होंने पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया और उन्हें पब्लिश करवाया। राइटिंग उनके लिए अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक जरिया थी। अपने आखिरी सालों में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हालांकि इसकी सही वजह किसी को नहीं पता, और वो कमला सुरैया बन गई। 2009 में फिर पुणे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो हो गई ऑथर की बात। अब हम सीधा पोएम पे चलते हैं। पोएम एंड इंट्रोडक्शन, इनकी बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एंड इंट्रोडक्शन की शुरुआत की लाइंस ये हैं। I don't know politics, but I know the names of those in powers and can repeat them like days of week or name of months beginning with Nehru. तो इसके अंदर मतलब ये है कि पोएटेस कहती हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स की गहरी समझ या उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हें उन सभी बड़े लोगों के नाम अच्छे से याद हैं जो देश चला रहे हैं, मतलब पावर में है। वो इन नेमों मतलब इन नामों को इतनी आसानी से बिना रुके बोल सकती हैं, जैसे कोई बच्चा हफ्ते के दिनों के नाम, मतलब मंडे, ट्यूसडे, या साल के महीने के नाम सुनाता है। ठीक है। इस लिस्ट की शुरुआत नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर से होती है। इसका यहाँ पे डीप मीनिंग ये है कि यहाँ कमला दास दिखा रही हैं कि उनके जमाने में पॉलिटिक्स और पावर पर मर्दों का कब्जा था। उनके लिए ये सब बस एक रटी रटाई लिस्ट जैसी थी, जिसमें उनका अपना कोई पर्सनल कनेक्शन या इंटरेस्ट नहीं था। अब आगे बोलते हैं, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मलबार। मतलब कि वो बहुत प्राउड और बोल्ड तरीके से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। वो कहती हैं कि मैं एक इंडियन हूँ, मेरा रंग गेहुआ सांवला है और मेरा जन्म केरला के मलबार रीजन में हुआ था। ठीक है। अब इसका डीप मीनिंग ये है, उस जमाने में और आज भी लोग अक्सर फेयर स्किन, गोरे रंग को पसंद करते थे, पर कमला दास बिना किसी झिझक के अपनी ब्राउन रंग को एक्सेप्ट करती हैं और अपनी रूट्स जहां वो पैदा हुई उस पर गर्व करती हैं। आगे बोलते हैं, आई स्पीक 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। मतलब कि वो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स, भाषा का ज्ञान के बारे में बताती हैं। वो 3 भाषाएं बोल सकती हैं, इंग्लिश, मलयालम और शायद हिंदी या कोई और रीजनल भाषा। राइट इन 2 मतलब कि वो 2 लैंग्वेज में लिखती हैं, इंग्लिश में पोइट्री और मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स, जैसे हमने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा। ठीक है। ड्रीम इन 1 का मतलब, लेकिन वो अपने सपने सिर्फ एक ही भाषा में देखती हैं। इसका डीप मीनिंग ये है, ड्रीम इन 1 का मतलब है कि सपने उस भाषा में आते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब होती है, जो आपकी कोर आइडेंटिटी होती है, चाहे वो उनकी मदर टंग मलयालम हो या फिर उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इंग्लिश। सपने देखने पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये उनका सबसे नेचुरल और हॉनेस्ट सेल्फ है। आगे बोलते हैं, डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सैड इंग्लिश इज। पोएट्स कहती हैं कि उनके रिश्तेदार, क्रिटिक्स या सोसाइटी के लोग ने दे उन्हें टोकते हुए कहा था, लिख इंग्लिश में मत लिखो। मतलब यहाँ कमला दास उस पेट्रियार्कल, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी और क्रिटिक्स पर सवाल उठा रही हैं जो एक औरत को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे सिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब आगे बोलते हैं, नॉट योर मदर टंग, व्हाई नॉट लीव मी अलोन, critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like? मतलब कि लोग उन्हें कह रहे हैं कि इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है। इस बात पर परेशान होकर जो कमला दास हैं, वो अपने क्रिटिक्स, दोस्तों और घर आने वाले रिश्तेदारों
सभी से सवाल करती हैं कि तुम सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे जो भाषा पसंद हो मुझे उसमें बात करने और लिखने क्यों नहीं देते। The language I speak becomes mine. Its distortion, its queerness, all mine, mine alone. वो कहती हैं कि मैं जिस भी भाषा में बात करती हूँ वो मेरी अपनी बन जाती है। उस भाषा की कमियाँ, उसके बदले हुए रूप और उसकी अजीबो-गरीब बातें सब मेरी हैं। मुझे उन सब के साथ वो भाषा कबूल है। It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. Don't you see? It voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as going. It is grows or roaring to these lines. मतलब वो मानती हैं कि उनकी भाषा पूरी तरह ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, ये हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन मतलब इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश है। सुनने में शायद थोड़ी फनी लगे पर ये ऑनेस्ट है। ये भाषा उतनी ही इंसानी है जितनी वो खुद है। जैसे कौवे के लिए काऊ काऊ करना और शेर के लिए दहाड़ना नेचुरल है, वैसे ही मेरे लिए इस भाषा में बोलना नेचुरल है। ये भाषा मेरी खुशियों, मेरी तड़प और मेरी उम्मीदों को आवाज़ देती है। It is a human speech, the speech of the mind that is here and not there, a mind that sees and hears and is aware. मतलब ये किसी गूंगे बहरे की तरह बिना सोचे समझे निकलने वाली आवाज नहीं है। ये एक ऐसी इंसानी दिमाग की आवाज है जो यहाँ प्रेजेंट में मौजूद है, जो सब कुछ देखता है, सुनता है और पूरी तरह अवेयर है। ठीक है, ये पेड़ों की या बारिश की आवाज जैसी भी इरादा नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा मीनिंग है। ठीक है, आगे अब वो बोलते हैं आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रो फॉर आई बिकम टॉल माई लिम्स swelled and one or two places sprouted hair। मतलब कि पोएटस कहती हैं कि पहले तो मैं एक बच्ची थी पर बाद में लोगों ने मुझे बताया कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मेरा जो कद है वो लंबा हो गया था, मेरी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे थे और बॉडी पर बाल आने लगे थे। वो लड़की से औरत बनने के फिजिकल चेंजेस को बिना किसी झिझक के साफ-साफ बयां कर रही हैं। ठीक है, आगे वो बोलते हैं व्हेन आई आस्क फॉर लव नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर ही ड्रॉ अ यूथ ऑफ 16 into the bedroom and closed the door. He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breast and bomb crushed me. I shrunk pitifully। मतलब कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड से प्यार मांगा, क्योंकि एक मासूम बच्ची को नहीं पता था कि शादी में और क्या मांगा जाता है, तो उनके हस्बैंड ने उन्हें, जो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी, बेडरूम में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड ने उन्हें मारा पीटा नहीं, लेकिन उनके शरीर पर जो जबरदस्ती हुई उससे उनके अंदर की औरत ने बहुत ज़्यादा बुरा और बीटन टूटा हुआ महसूस किया। उन्हें अपने ही शरीर के बदले हुए रूप एक बोझ जैसी लगी, जिन्होंने उन्हें अंदर से कुचल दिया और वो डर के मारे बहुत छोटी महसूस करने लगी। यह मैरिटल रेप या इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन का दर्द दिखाता है। फिर आगे बोलते हैं वो देन आई वोर अ शर्ट एंड माय ब्रदर्स ट्राउजर, कट माय हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर्ड माय वुमेनलाइज। मतलब कि इस ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस के बाद उन्हें अपनी औरत होने से नफरत होने लगी, इसलिए उन्होंने औरत लगना ही छोड़ दिया। उन्होंने अपने भाई के शर्ट ट्राउजर पहन लिए, बाल छोटे कटवा लिए ताकि वो लड़की जैसी लगे ही ना। फिर आगे वो बोलते हैं ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ quarrel with servant, fit in, oh, belong, कैरी द कैटेगराइजर्स। मतलब कि वो कह रही हैं लेकिन सोसाइटी के ठेकेदार मतलब कैटेगराइजर जो लोगों को अलग अलग डब्बों में बांटते हैं, फिर से चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा साड़ी पहनो, लड़की बनो, पत्नी बनो, पढ़ाई करो, खाना बनाओ, नौकरों से झगड़ा करो, इस समाज के सांचे में फिट इन हो जाओ। समाज उन्हें एक टिपिकल घरेलू औरत बनाना चाहता है। आगे बोलते हैं डोंट शिट ऑन वॉल्स और क्रीप इन थ्रू
early strapped windows, be Amy or be Kamla, or better still be Madhvi Kutti. It is time to choose a name, a role. Don't play pretending games. Don't play at Shikro or be a nympho. Don't cry embarrassingly loud when. मतलब समाज उन्हें हर चीज के लिए टोकता है। दीवारों पर मत बैठो, खिड़कियों से अंदर मत झांको। तुम्हें जो नाम पसंद हो चुनो। एमी बनो, कमला बनो या माधवी कुट्टी बनो, पर अपना एक रोल फिक्स करो। ये नए नए रूप बदलने का नाटक मत करो। पागल मत बनो या कैरेक्टरलेस मत बनो। और जब तुम्हें दुख हो तो सबके सामने इतना जोर जोर से रोकर तमाशा मत बनाओ। तो इन लाइंस में कमला दास दिखा रही हैं कि कैसे एक लड़की पर हर तरफ से बंदिशें लगाई जाती हैं। पहले उसकी भाषा पर, फिर उसके शरीर पर उसके हस्बैंड का कब्जा होता है और आखिर में समाज उसे एक परफेक्ट औरत बनने के सांचे में ढालने के लिए मजबूर कर देता है, जहाँ उसे अपनी मर्जी से रोने तक की आजादी नहीं होती। अब वो आगे कहती हैं, "Jilted in love I met a man, loved him, call him not by any name. He is every man who wants a woman, just as I am every woman who seeks love." Jilted का मतलब होता है प्यार में धोखा मिलना या ठुकराया जाना। तो पोएटिस कहती हैं कि जब उन्हें प्यार में धोखा मिला तब वो एक मर्द से मिली और उन्होंने उससे प्यार किया। लेकिन वो कहती हैं कि उस मर्द को किसी खास नाम से मत पुकारो, क्योंकि वो कोई एक इकलौता इंसान नहीं है। वो एवरी एवरी मैन मतलब हर मर्द का रूप है जो किसी औरत को चाहता है, उसे पोजेस करना चाहता है। ठीक है। ठीक वैसे ही कमला दास कहती हैं कि मैं भी कोई अकेली औरत नहीं हूँ, मैं एवरी वुमन हर वो औरत हूँ जो सच्चा प्यार तलाश रही है। यहाँ इसका डीप मीनिंग ये है कि यहाँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को पूरी दुनिया की औरतों और मर्दों से जोड़ देती हैं। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस औरत की कहानी है जो मर्द प्रधान समाज में सच्चा प्यार ढूंढते हैं और ठुकराई जाती हैं। अब आगे बोलते हैं, "इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशंस टायरलेस वेटिंग।" मतलब कि वो मर्द और औरत के बीच के इमोशनल और फिजिकल डिफरेंस को बहुत ही प्यारी इमेजिनरी से समझाती हैं। मर्द, उसके अंदर एक नदी की तरह एक भूखी जल्दबाजी है। नदी जैसे तेजी से बहती है और सब कुछ बहा ले जाना चाहती है, वैसे ही मर्द का प्यार अक्सर जल्दबाजी और फिजिकल डिजायर से भरा होता है। दूसरा, औरत औरत के अंदर एक समुंदर की तरह थकना ना जाने वाला इंतजार है। समुंदर शांत रहकर नदियों का इंतजार करता है, वैसे ही औरत के अंदर गहराई होती है और वो सच्चे, लंबे टिकने वाले प्यार का इंतजार करती है। दूसरा, अब आगे बोलते हैं, "Who are you?" I ask each and everyone. The answer is, it is I. Anywhere and everywhere I see the one who calls himself I. मतलब पोएटिस कहती हैं कि जब मैं किसी से भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, पूछती हूँ कि तुम कौन हो, तो हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, इट इज आई। ये मैं हूँ। मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे वही इंसान दिखता है जो, मतलब कि वही इंसान दिखता है जो अपने आप को मैं कहता है। यहाँ डीप मीनिंग ये है कि यहाँ आई का मतलब इंसानी वजूद, ईगो, कॉन्शियसनेस है। ठीक है। दुनिया का हर इंसान अपने अंदर एक जैसी ही, मतलब सबकी आत्मा, सबकी आजादी की चाह एक ही है। ठीक है। In this world he is tightly packed like the sword in its sheath। मतलब कि इस दुनिया में हर इंसान जो अपने आप को आई कहता है, अपनी आइडेंटिटी के अंदर बिल्कुल वैसे ही बंद है जैसे एक तलवार अपनी मयान में टाइटली पैक होती है। लोग अपनी पहचान को छुपाकर या समाज के डर से सिमट कर जीते हैं। ठीक है। अब आगे बोलते हैं, "इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, ड्रिंक एट 12 midnight in hotels of strangers town। It is I who laugh, it is I who make love and then feel shame। It is I who like dying with a rattle in my throat।" मतलब कि अब कमला दास उन सभी एक्सपीरियंस को गिन रही हैं जो हर आम इंसान महसूस करता है और उन्हें अपना बताता है। ठीक है।
मैं ही हूँ जो रात के 12 बजे अनजान शहरों के होटल्स में अकेले बैठकर शराब पीती हूँ। यहाँ उनका अकेलापन और आज़ादी को दोनों दिखाते हैं। ठीक है। आगे बोलते हैं, मैं ही हूँ जो हँसती हूँ, मैं ही हूँ जो फिज़िकली प्यार करती हूँ और फिर बाद में समाज के डर से या गिल्ट से, शर्म से मतलब शर्म महसूस करती हूँ। और आखिर में मैं ही हूँ जो मरते वक़्त गले में आखिरी साँस की आवाज़ के साथ मौत के बिस्तर पर लेटी हूँ। अब आगे बोलते हैं, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। वो कहती हैं कि मैं ही पापी हूँ, मैं ही कोई पवित्र संत हूँ, मैं ही वो हूँ जिसे टूट कर प्यार किया गया और मैं ही वो हूँ जिसे हमेशा धोखा मिला। यहाँ इसका डीप मीनिंग ये है कि एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। कमला दास समाज की बनाई गुड गर्ल, बैड गर्ल के दावे को तोड़ देती हैं और कहती हैं कि मैं दोनों हूँ क्योंकि मैं एक कंप्लीट ह्यूमन हूँ। ठीक है। आगे बोलते हैं, आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, नो अचेज विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल्स माई सेल्फ। मतलब कि पोएम का सबसे ब्यूटीफुल एंड यहाँ होता है, वो पढ़ने वाले रीडर्स से कहती हैं, मेरा ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारा ना हो, मेरा ऐसा कोई दर्द नहीं है जो तुम्हारा ना हो, हम सब एक हैं इसलिए तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने आप को आई कहती हूँ। ठीक है। तो पूरा इन शॉर्ट बोले तो पोएम की शुरुआत में कमला दास को समाज ने दबाने की कोशिश की थी, पर पोएम के एंड तक आते आते वो इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि वो खुद को पूरी मानवता का हिस्सा बना लेती हैं। वो ये साबित करती हैं कि एक औरत का दर्द और उसकी खुशी किसी मर्द या किसी दूसरे इंसान से अलग नहीं है, वो भी उतनी ही आज़ाद और कंप्लीट हैं जितना कोई और। ठीक है। यहाँ पे ये वाली पोएम कंप्लीट होती है, एन इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी कमला दास की जो दूसरी पोएम है वो देखते हैं। कमला दास की पोएम है दूसरी, माई ग्रैंडमदर हाउस। ये कमला दास की एक और बहुत ही दिल छू लेने वाली और मशहूर पोएम है, माई ग्रैंडमदर हाउस। तो जैसा हमने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा था, ये पोएम उनके केरला मलबार वाले पुश्तैनी घर और उनकी दादी के सच्चे प्यार की याद में लिखी गई है। ठीक है। तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। There is a house now far away where once I received love. That woman died. मतलब पोएटेस कहती हैं कि यहाँ से बहुत दूर एक घर है, यानी उनका एंसेस्ट्रल हाउस, जहाँ उन्हें कभी बहुत सारा निस्वार्थ प्यार मिला था, लेकिन अब दैट वुमन, उनकी दादी जिन्होंने उन्हें इतना प्यार किया था, वो मर चुकी हैं। डीप मीनिंग ये है कि दादी की मौत के साथ ही उस घर का प्यार और रौनक भी हमेशा के लिए चली गई। अब वो घर सिर्फ एक बिल्डिंग रह गया है। अब आगे बोलते हैं, द हाउस withdraw into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. यहाँ पे मतलब ये है कि दादी के गुजर जाने के बाद वो पूरा घर गहरी खामोशी में डूब गया, क्योंकि वहां अब कोई रहने वाला नहीं था। खाली घर में किताबों के बीच सांप घूमने लगे। कमला दास कहती हैं कि जब वो वहां थी तो वो इतनी छोटी थी कि उन्हें किताबें पढ़ना नहीं आता था, और अब जब वो ये सब सोचती हैं तो डर और दुख के मारे उनका खून चांद की तरह ठंडा हो जाता है। ठीक है। इसका डीप मीनिंग ये है कि स्नेक अमंग्स बुक्स एक बहुत पावरफुल इमेज है जो दिखाती है कि घर कितना सुनसान, डरावना और उजड़ा हो चुका है। चांद की तरह ठंडा पड़ जाने का मतलब है कि लाइफ और प्यार का पूरी तरह खत्म हो जाना। ठीक है। अब बोलते हैं, हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू peer थ्रू ब्लाइंड आई ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। पोएटेस कहती हैं कि उनका अक्सर मन करता है कि वो उस घर में वापस जाएं, वो वहां जाकर खिड़कियों के पीछे से अंदर झांकना चाहती हैं। उन्होंने खिड़कियों को ब्लाइंड आइज, अंधी आंखें कहा, क्योंकि उन पर धूल जम चुकी है और अब उनसे बाहर का कुछ नहीं दिखता है। वो वहां की थमी हुई, जमी हुई हवा, फ्रोजन एयर को सिर्फ खामोशी से सुनना चाहती हैं। यहाँ अगर इसका डीप मीनिंग देखें तो ये है कि फ्रोजन एयर दिखाता है कि उस घर में अब कोई मूवमेंट नहीं है,
सब कुछ वहीं रुक गया है जहां दादी छोड़ कर गई थी। आगे बोलते हैं, और इन वाइल्ड डिसअपियर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ बोर्डिंग डॉग। वो कहती हैं कि या फिर मैं बहुत ज्यादा निराश और दुख में वहां जाऊं और उस सुनसान घर के अंधेरे को अपनी बाहों में भर कर अपने साथ ही नए घर में ले आऊं और उस अंधेरे को अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे रख दूं, जहां वो एक वफादार और उदास बैठे हुए कुत्ते की तरह हमेशा मेरे साथ रहे। यहाँ इसका डीप मीनिंग ये है कि यहाँ अंधेरा कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि उनके लिए दादी के घर की यादगार है। ठीक है, वो उस अंधेरे को भी दादी का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना चाहती हैं, ताकि उनकी अडल्ट लाइफ के दुख में उन्हें उनका थोड़ा सुकून मिल सके। ठीक है, अब आगे बोलते हैं, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, you can you that I lived in such a house and was proud and loved। मतलब कि अब कमला दास अपने हस्बैंड या रीडर को एड्रेस करते हुए डार्लिंग कहती हैं। वो कहती हैं कि तुम शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं कभी ऐसे शानदार घर में रहती थी जहां मुझे इतना प्राउड महसूस होता था और जहां मुझे इतना टूट कर प्यार किया जाता था। इसका डीप मीनिंग ये है कि उनकी आज की मैरिड लाइफ इतनी लवलेस और खोखली है कि उनके हस्बैंड के लिए ये समझना मुश्किल है कि कमला दास ने कभी सच्चा और इज्जत वाला प्यार भी देखा है। आगे बोलते हैं, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। मतलब पोएम का एंड बहुत ही दर्दनाक है। वो कहती हैं कि मैं वही लड़की हूँ जो आज भटक गई हूँ और अब प्यार पाने के लिए अनजान लोगों के दरवाजों पर भीख मांगती हूँ। मैं उससे उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि भले ही वो मुझे दादी जितना बड़ा प्यार ना दें, पर चिल्लर की तरह थोड़ा सा प्यार दें। यहाँ इसका डीप मीनिंग ये है कि ये उनकी इमोशनल स्टेवेशन, प्यार की भूख को दिखाता है। जो औरत कभी एक रानी की तरह बड़े घर में रहती थी और निस्वार्थ प्यार पाती थी, आज वो अपनी शादी में इतनी अकेली है कि उसे बाहर के अनजान लोगों से थोड़े से अफेक्शन की भीख मांगनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसका अगर हम कोर थीम देखें तो नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग। ये पोएम पास्ट, बचपन का सच्चा प्यार, और प्रेजेंट यानी अडल्ट लाइफ का अकेलापन और लवलेस मैरिज के बीच का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी, दादी का घर उनके लिए एक सेफ स्पेस था जो दादी की मौत के साथ ही खत्म हो गया। तो इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरोजनी नायडू की दो पोएम्स। सबसे पहली है एन इंडियन लव सॉन्ग, दूसरी है इन सैल्यूटेशन टू दी एटर्नल पीस। तो ये दोनों पोएम्स हमें पढ़नी है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरोजनी नायडू के बारे में जान लेते हैं। तो सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो सरोजनी नायडू एक फेमस पोएटेस और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। इनका बर्थ 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक एफ्लुएंट मतलब कि एक रिच खानदानी बंगाली परिवार में हुआ था, और उनकी डेथ 2 मार्च 1949 को हुई। एंड इनके जो फादर हैं, इनके फादर का नाम था गौरनाथ चट्टोपाध्याय, जो हैदराबाद के एक मशहूर निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इससे समझ आता है कि उनका बैकग्राउंड काफी एजुकेटेड था। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ऊंचे लेवल की हुई थी। उन्होंने अपनी एजुकेशन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से और उसके बाद इंग्लैंड जाकर किंग्स कॉलेज लंदन और फिर गिरटॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी की थी। जब वो वहाँ इंग्लैंड में पढ़ रही थी तब उन्होंने वहाँ के सफारीगेस्ट मूवमेंट मतलब कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने जोर शोर से इस बात की एडवोकेसी की कि औरतों को भी वोट देने का बराबर हक मिलना चाहिए। ठीक है, जब वो पढ़ाई खत्म करके इंडिया वापस लौटी तो वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की तरफ अट्रैक्ट हुई। वो महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की आइडियोलॉजी से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी एक कट्टर या बहुत पक्की शिष्य बन गई। ठीक है, एंड ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मिलस्टोन था। 1925 में वो कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, नोट
एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, पर वो ब्रिटिश थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू पहली इंडियन औरत थी जो इस पोस्ट पर पहुंची। एंड अंग्रेजों के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें 1930 सॉल्ट सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान, 1932 और फिर 1942 से 43 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जेल में डाला गया था। ठीक है। जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली तो उन्हें यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसे हम आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, का पहला गवर्नर बनाया गया। वो इंडिया की पहली महिला गवर्नर थी। वो 1949 में अपनी डेथ तक इसी पोस्ट पर बनी रही। ठीक है। तो ये हो गए ऑथर की बात। अब हम सीधा इनकी पोएम पे चलते हैं। जो सबसे पहली पोएम है एन इंडियन लव सॉन्ग। तो ये सरोजिनी नायडू का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। ये पोएम एक डायलॉग फॉर्म में है, जहाँ एक लवर, ही, उसे बोला गया ही, लवर को, एंड उसकी बिलव्ड, शी, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। इनकी मोहब्बत के बीच में उनके अलग अलग ट्राइब्स, रिलीजन या कम्युनिटी की दुश्मनी दीवार बनकर खड़ी है। तो इसे स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है ही से। यहाँ लवर अपनी बिलव्ड से उसके चेहरे से पर्दा हटाने और उसकी मोहब्बत को कबूल करने की गुजारिश कर रहा है। वो बहुत ही पोएटिक और ट्रेडिशनल इंडियन इमेजरी, जैसे कोरिया, पर्ल्स, एंकलेट्स जैसे यूज करता है। ठीक है। इसमें वो बोलता है, लिफ्ट अप द व्हील दैट darken द डेलिकेट मून ऑफ थाई ग्लोरी एंड ग्रेस। मतलब कि वो कहता है कि अपने चेहरे से उस पर्दे, व्हील, को हटा दो जो तुम्हारे चांद जैसे खूबसूरत और ग्रेसफुल चेहरे को छुपाए हुए है। विद द होल नॉट ओ लव फ्रॉम द नाइट ऑफ माई लॉन्गिंग द जॉय ऑफ थाई ल्यूमिनियस फेस। मतलब कि मेरी तड़पती हुई रात, मेरी तन्हाई और इंतजार से अपने इस चमकते हुए चेहरे की खुशी को मत छुपाओ। गिव मी स्पेयर ऑफ दिस सेंटेड क्योरा गार्डिंग थाइड पॉइंट कर्ल्स। मतलब कि मुझे तुम्हारे बालों की लटों में लगे हुए खुशबूदार क्योरा का एक छोटा सा तिनका ही दे दो। और a silken thread from the fringe that travels the dream of thy glimmering pearls। या फिर तुम्हारे उन कपड़ों का एक रेशम का धागा ही दे दो जो तुम्हारे चमकते हुए मोतियों के हार को छू रहा है। Faint grows my soul with thy dress perfume and the song of thy anklets caprice। मतलब कि तुम्हारी बालों की खुशबू और तुम्हारी पायल की छनक से मेरी रूह बेहोश या दीवानी हो रही है। Revive me, I pray, with the magical nectar that dwells in the flower of thy kiss। मैं तुमसे दुआ करता हूँ कि मुझे तुम्हारे एक किस के अमृत से जिंदा कर दो, जो किसी फूल जैसा है। अब इसके बाद सेकंड स्टैंजा है सी का, जो बिलविड है वो बताती है। यहाँ लड़की जवाब देती है, वो लड़के से मोहब्बत तो करती है, पर उस पर परिवार, समाज और धर्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और डर है। वो बोलती है, हाउ शैल आई हिल्ड टू द वॉइस ऑफ थाई प्लीडिंग, हाउ शैल आई ग्रांट थाई प्रेयर। मैं तुम्हारी इस मिन्नत और दुआ को कैसे कबूल कर लूं, मेरे लिए ये आसान नहीं है। और गिव थी अ रोज रेड सिल्कन टेसल, a scanted leaf from my hair। मैं तुम्हें अपनी बालों से कोई खुशबूदार पत्ती या कोई रेशमी धागा, अपनी मोहब्बत की निशानी कैसे दे दूं। और fling in the flame of thy heart desire the wills that cover my face। तुम्हारे दिल की इस आग, डिजायर में मैं अपने चेहरे का पर्दा कैसे फेंक दूं, यानी मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं। Profane the law of my father's creed for a few of my father's race। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये मेरे पिता के धर्म और नियमों का अपमान होगा। तुम मेरे पिता और मेरी कम्युनिटी के लिए एक दुश्मन के जैसे हो, क्योंकि तुम्हारी दूसरी कम्युनिटी है। ठीक है, कि तुम दूसरी कम्युनिटी से हो। Thy kinsmen have broken our sacred altars and slaughtered our sacred kind। मतलब वो
वजह बताती है कि दुश्मनी क्यों है। तुम्हारे लोगों ने हमारा पवित्र मंदिर स्थल, मतलब कि हमारे मंदिरों स्थलों को तोड़ा है और हमारी पवित्र गायों को नुकसान पहुंचाया है। The feud of old faith and the blood of old battles sever thy people and mine. पुराने धर्मों की ये दुश्मनी और पुरानी लड़ाइयों का खून तुम्हारे और मेरे लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। हम दो अलग दुश्मनी रखने वाले बैकग्राउंड से हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है, जहां फिर से लवर बोलता है, ही बोलता है। यहाँ पे उसका सवाल है लवर का, What are the sin of my race, beloved? What are my people to tie? लड़का मायूस होकर कहता है कि मेरी कम्युनिटी या मेरे लोगों ने पाप से हमारा क्या लेना देना, ठीक है। मेरे लोग तुम्हारे लिए दुश्मन हो सकते हैं, पर मेरा उन सबसे क्या ताल्लुक जब मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब उसके बाद वो कहता है, एंड वॉट आर थाई श्रेन्स एंड काइंड किंडर्ड, वॉट आर थाई गॉड्स टू मी। लड़का कहता है, मेरे लिए तुम्हारे मंदिर, पवित्र स्थल, तुम्हारी पवित्र गायें, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे भगवान क्या मायने रखते हैं। यानी जब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मेरे लिए तुम्हारे समाज के ये सारी धार्मिक और सामाजिक चीजें मायने नहीं रखती। आगे बोलता है, लव रैक्स नॉट ऑफ फ्यूड्स एंड बिटर फॉइल्स ऑफ स्ट्रेंजर कॉमरेड ऑफ और किन। मोहब्बत किसी पुरानी दुश्मनी या समाज की कड़वी बेवकूफियों की परवाह नहीं करती। मोहब्बत के लिए कोई अनजान, कोई साथी या कोई रिश्तेदार अलग नहीं होता, वो सबको एक बराबर देखती है। Alike in his ear sound the temple bells and the cry of the muezzin। ये इस पोएम की सबसे खूबसूरत और इम्पोर्टेंट लाइन है। वो कहता है कि मोहब्बत के कानों में मंदिर की घंटियां और मस्जिद से आने वाली अजान दोनों एक जैसी ही सुनाई देती हैं। मोहब्बत धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती, उसके लिए दोनों ही पवित्र हैं। For love shall cancel the ancient wrong and conquer the ancient race। क्योंकि सच्ची मोहब्बत में वो ताकत है जो सदियों से चली आ रही पुरानी गलतियों को मिटा सकती है और पुराने गुस्से या नफरत पर जीत हासिल कर सकती है। Redeem with his tears the memorized sorrow that thrilled a bygone age। वो दुख और दर्द हमारे पूर्वजों ने झेला है और जिस नफरत ने पुराने जमाने को दागदार किया है, मोहब्बत अपने आंसुओं से उस सारे दर्द को धो देगी और सब कुछ ठीक कर देगी। तो एंड में कंक्लूजन ये है, यहाँ लड़का एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव मैसेज दे रहा है। वो कहता है कि मोहब्बत सबसे ऊपर है, वो मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम या किसी भी दो धर्म ट्राइब्स के बीच की दीवार को गिरा सकती है। पुरानी नफरत को सिर्फ मोहब्बत के आंसू ही साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट पोएम देखते हैं सरोजिनी नायडू की। तो नेक्स्ट पोएम है इन सैल्यूटेशन टू द एटर्नल पीस। तो सरोजिनी नायडू की ये एक और बहुत ही गहरी और स्पिरिचुअल पोएम है जिसका नाम है इन सैल्यूटेशन टू द एटर्नल पीस। तो इस पोएम में पोएटस दुनिया के डर, नफरत और मौत के डर से ऊपर उठकर उस ईश्वर की बनाई हुई कुदरत और सुकून को सेलिब्रेट कर रही हैं। यहाँ थाई और थी गॉड के लिए यूज किया हुआ है। तो उसे स्टैंजा वाइज स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहला जो स्टैंजा है वो है, Men say the world is full of fear and hate, and all life's reaping harvest fail away the restless sickle of relentless fate। मतलब लोग कहते हैं कि ये दुनिया डर और नफरत से भरी हुई है। वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उन पके हुए खेत की फसलों जैसी है जो बस किस्मत और मौत की उस बेचैन दराती का इंतजार कर रही है जो एक दिन आएगी और सब खत्म कर देगी। यानी लोग मौत और बुरी किस्मत से डरते हैं, ठीक है। बट आई स्वीट सोल रिजॉइस दैट आई वॉज बोर्न व्हेन फ्रॉम द क्लाइंबिंग टेरेस गॉन आई वॉज द गोल्डन ओरेकल्स ऑफ थाई मोन। लेकिन पोएटस कहती हैं कि हे प्यारी रूह गॉड, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इस दुनिया में जन्म लिया, क्योंकि जब वो मक्के के खेत के ढलने वाले रास्तों पर खड़ी होती है तो वो सुबह सुबह उन सुनहरी चिड़ियों को उड़ते हुए देखती है जो गॉड की बनाई हुई सुबह का हिस्सा हैं।
वो दुनिया की खराबी के बजाय कुदरत की खूबसूरती देखती हैं। What care I for the world's desire and pride, who know the silver wings that gleam and glide, the homing pigeons of thine eventide। मतलब पोएटेस कहती हैं कि मुझे दुनिया की ख्वाहिशों और उनकी घमंड की क्या परवाह, मुझे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं शाम के वक्त उन कबूतरों को देख सकती हूँ जो अपने चांदी जैसे चमकते हुए पंखों को फैलाकर सुकून से अपने घर लौट रहे होते हैं। What care I for the world's loud weariness, who dream in twilight granaries, though thus blessed with delicate sheaves of mellow silence। मतलब मुझे दुनिया के इस शोर शराबे और थकान से क्या लेना देना, मैं तो शाम के उस धुंधले वक्त में सुकून के सपने देखती हूँ जहाँ गॉड ने धान धान के कटोरों को एक मिट्टी और गहरी खामोशी के तोहफे से नवाजा है। Shall I heed dull processes of doom, or dread the humid loneliness and gloom, the mute and mythic terror of the tomb। वो सवाल करती हैं कि क्या मैं दुनिया की उन बुरी बातों और आने वाली तबाही की भविष्यवाणियों पर ध्यान दूं? क्या मैं मौत के बाद होने वाली उस अकेलेपन और अंधेरे से डरूं, या कब्र के उस खामोश और डरावने डर से डर कर जीऊं? बिल्कुल नहीं। For my glad heart is drunk and drenched with thee, O inmost wind of living sketches, O intimate essence of eternity। क्योंकि मेरा ये खुश दिल तो पूरी तरह से गॉड की भक्ति और मोहब्बत में डूबा हुआ है और शराबोर ड्रंक एंड ड्रेंच्ड विथ थी है। हे भगवान, तुम तो मेरे अंदर चलने वाली वो हवा हो जो मुझे परम आनंद देती है। तुम ही इस अनंत काल, इस सदियों के सुकून का सबसे गहरा और करीबी हिस्सा हो। ठीक है, ये बोल के ये पोएम कंप्लीट होती है। और इसका जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि इस पोएम का मेन मैसेज ये है कि जब एक इंसान का कनेक्शन गॉड और कुदरत से जुड़ जाता है तो उसे दुनिया की नफरत, पैसों का घमंड और यहाँ तक कि मौत का डर भी छोटा लगने लगता है। वो हर चीज में एक अनंत शांति, एटर्नल पीस का अनुभव करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये पोएम भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा सरोजनी नायडू वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारी इस यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर बचा है, तो उस चैप्टर को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो हमारी यूनिट 2 का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5। इसके अंदर हमें रॉबिन नैगनम की 2 पोएम्स पढ़नी है। पहली है अ पोएम फॉर माय मदर, दूसरी है द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन नैगनम। तो स्टार्ट करते हैं रॉबिन नैगनम के बारे में जानने से। अब इस टेक्स्ट के अंदर हमें रॉबिन नैगनम के बारे में जानना है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक मशहूर पोएट में से एक है। एंड इनकी बर्थ की बात करें तो 1959 में मणिपुर में इनका बर्थ हुआ था। और वो लिखते हैं कि उनके बचपन का मणिपुर आज के मणिपुर से बिल्कुल अलग है। वो जब छोटे थे तो उनकी मदर उन्हें हर तरह की वायलेंस से और बुराई से बचा कर रखती थी। वो अपनी माँ के प्यार में पड़े हुए हैं। इस वजह से उन्हें वहाँ पे जो किलिंग्स हो रही थी उस दौरान, तो उन्हें उन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता था। इस कोर्स में उनकी जो पोएम शामिल है वो उन्होंने अपनी माँ के लिए ही लिखी है। और इनके करियर की और एजुकेशन की बात करें तो वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए शिलोंग चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिलोंग की नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड उस दौरान जो शिलोंग का माहौल था और जो शिलोंग ग्रुप ऑफ पोइट्स थे उनके बारे में बात करें तो शिलोंग एक ऐसा टाउन है जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप किए हैं। इस वजह से वहाँ पढ़ाई और लिटरेचर का एक बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है। पोइट्स का ग्रुप इस शानदार माहौल की वजह से वहाँ धीरे धीरे कवियों का एक ग्रुप उभर के आया, जिसे शिलोंग ग्रुप ऑफ पोइट्स कहा जाता है। इसमें इस ग्रुप के अंदर बहुत ही बड़े नाम शामिल थे, जैसे कि रॉबिन नैगनम, अनन्या गुहा और देशमोन। और एक और राइटर थी इसमें जो थी अनुजम हसन। इनका नाम भी आता है इसमें, जो पहले शिलोंग में रहती थी और लिखती थी, पर अभी वो बेंगलुरु में है।
तो ये पोएट ज़रूरी नहीं है कि मूल रूप से शिलांग के ही हों, लेकिन ये सभी लोग शिलांग में ही बड़े हुए। वहाँ उनका टैलेंट निखरा, उन्होंने एक दूसरे को जाना और वहाँ साथ में काम किया। एक तरह से शिलांग उन सभी के लिए लिटरेरी हब बन गया था। तो ये हो गई पोएट की बात। अब हम बात करते हैं पोएट की जो बहुत ही मशहूर और इमोशनल पोएम है, अ पोएम फॉर मदर। इसको शुरू करते हैं। तो लाइन से स्टार्ट होती हैं, पेलम अपोप की मदर हु गेव बर्थ टू मी। मतलब कि पेलम अपोप की एक मणिपुरी मीठी लैंग्वेज ड्रम है, जिसका मतलब होता है द मदर हु गिव बर्थ टू मी, वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया। पोएट अपनी पोएम की शुरुआत अपनी मातृभाषा के शब्द से करते हैं। ये दिखाता है कि वो भले ही अपने घर से दूर हैं, पर वो अपनी रूट्स, अपनी मिट्टी और संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं। आगे बोलते हैं, टू बी अ मैन हाउ आई हेटेड लिविंग होम 10 ईयर एगो। टू बी अ मैन का मतलब है बड़ा होने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए या दुनिया का सामना करने के लिए। हेटेड लिविंग होम मतलब मुझे अपना घर छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पोएट याद करते हैं कि आज से 10 साल पहले जब उन्होंने दुनिया की नज़रों में एक मैन, बड़ा मैच्योर पर्सन बनने के लिए और पढ़ाई करियर के लिए अपना घर छोड़ा, मतलब कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था, तो उन्हें उस बात से बहुत नफरत थी। वो अपना सुरक्षित घर और अपनी माँ का आंचल छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नाउ दीज हील्स हैव ग्रोन ऑन मी। ग्रोन ऑन मी एक आइडम है जिसका मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे पसंद करने लग जाना या उसकी आदत हो जाना। दीज हील यहाँ शिलोंग के पहाड़ों के लिए यूज हुआ है जहाँ वो रहते हैं। पोएट कहते हैं कि अब 10 साल बीत चुके हैं और अब उन्हें इन पहाड़ों शिलोंग की आदत हो गई है। ये जगह अब उन्हें अपनी लगने लगी है और उन्होंने इस नए माहौल को अपना लिया है। But I'm still your painfully shy son with a ravenous appetite. Painfully shy यानी बहुत ज्यादा शर्मीला। Ravenous appetite का मतलब होता है बहुत तेजी से भूख लगना या ज्यादा खाने की इच्छा होना। भले ही पोएट बड़े हो गए हैं, एक नए शहर में सेट हो गए हैं और दुनिया के सामना कर रहे हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए वो आज भी वही पुराने बच्चे हैं। वो कहते हैं कि जब वो अपनी माँ के बारे में सोचते हैं या उनसे मिलते हैं, तो वो आज भी वही बहुत शर्मीले बेटे हैं जिसे बहुत तेज भूख लगती थी, जो माँ के हाथ के खाने का दीवाना है। अब आगे बोलते हैं, द बॉय हु लॉस्ट मैनी टीथ आफ्टर एम्पटिंग योर लेडर, एंड आई एम ऑल्सो योर ड्रीमी eyelid who gave you difficult time during his school days, romancing every girl he wanted, even when he still wore half friends. लेडर इसका मतलब होता है किचन की वो अलमारी या कवर्ड जहाँ खाना और मिठाइयाँ रखी जाती हैं। ड्रीमी आईलेड सपने देखने वाला लड़का। पोएट अपनी माँ को उनका वही पुराना शरारती बच्चा याद दिला रहा है। वो कहता है कि मैं वही लड़का हूँ जो किचन से सारी मिठाइयाँ और खाना चुरा कर खा जाता और ज्यादा मीठा खाने की वजह से जिसके दांत टूट गए थे। मैं वही सपने देखने वाला लड़का हूँ जिन्होंने स्कूल डेज में आपको बहुत परेशान किया है, और जब मैं छोटा था हाफ पैंट्स पहनता था, तब से ही लड़कियों पर लाइन मारता था या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। अब आगे बोलता है, यू टोल्ड योर चिल्ड्रन दैट मनी एंड टाइम डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज एंड आई could never learn to keep up with them. It isn't that I've forgotten what you have come to mean to me, though I abandoned much and left so little of myself for other to remember me. यहाँ पे पैसा और वक्त पेड़ पर नहीं उगते, ये एक मशहूर कहावत कही गई है। ठीक है, अबेंडन छोड़ देना या पीछे छुड़ाना। माँ हमेशा अपने बच्चों को सिखाती है कि पैसा और वक्त बहुत कीमती हैं, ये पेड़ पर नहीं उगते। पोएट मानते हैं कि वो कभी भी वक्त और पैसे की कदर करना नहीं सीख पाए। फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भूल गया या मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत कम हो गई है। भले ही मैंने अपना घर और बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया और अब मेरे पास दूसरों को देने के लिए या याद करने के लिए खुद का बहुत कम हिस्सा बचा है, पर आप मेरे लिए आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो। आगे बोलता है, आई नो हाउ यू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन एज ऑल मदर्स डू फॉर अनमैरिड सन।
Aging husband and liberated daughter-in-law worried about us for a long time. Your lips could not begin in a smile. Lines have furrowed your face, and first sign of snow are on your hair. यहाँ पे वर्क फिंगर्स टू द बोन का मतलब है दिन रात खून पसीना एक करके सख्त मेहनत करना। दूसरा बर्गिन इन आवर स्माइल खिलखिलाकर मुस्कुराना। लाइन हैव फ्यूरोड स्नो ऑन हेयर मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ आना और बाल सफेद होना। तो पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप हमारे लिए मतलब हमारे परिवार के लिए कितनी जान तोड़ मेहनत करती हैं, अपने कुंवारे बेटे के लिए, बूढ़े होते पति के लिए और आजकल की मॉडर्न या आज़ाद ख्यालों बहुओं के लिए। हमारी चिंता करते करते आप बहुत समय से खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पाई हैं। इस चिंता और मेहनत की वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं और आपके बाल अब सफ़ेद स्नो की तरह होने लगे हैं, यानी आप बूढ़ी हो रही हैं। आगे बोलता है टुडे एज ऑन एवरी डे यू मस्ट हैव राइजन with temple bells before cock crow, swept the floor, and after the sacred bath, cook for the remainder of us. I can see you returning every dusk from the bazaar you had laden with baskets. मतलब कि बिफोर कॉकरोच मुर्गे की बांग देने से पहले, ठीक है, सुबह बहुत जल्दी, डस्क मतलब कि शाम का वक्त, और लेडन विद बास्केट मतलब टोकरियों से लदा हुआ। पोएट दूर बैठकर अपनी माँ के पूरे दिन को इमेजिन कर रहा है। वो कहता है कि आज भी रोज की तरह आप सुबह मंदिर की घंटियों के साथ और मुर्गे के बोलने से पहले ही उठ गई होंगी। घर में झाड़ू लगाया होगा, फिर नहा धोकर परिवार के बाकी लोगों के लिए खाना बनाया होगा। मैं दूर से ही आपको देख सकता हूँ कि कैसे आप शाम को बाजार से सर पर भरी टोकरियां उठा के थकी हारी घर लौट रही होंगी। आगे बोलता है मस्ट यू एंड टोलिंग फॉर एवर आई एम सॉरी पेलम आई हैव इनहेरिटेड नथिंग। यहाँ पे टोलिंग मतलब है सख्त मेहनत या मजदूरी करना। इनहेरिटेड नथिंग मतलब मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला या मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। पोएट बहुत दुख से पूछते हैं कि क्या आपको जिंदगी भर इसी तरह घिस-घिस कर मेहनत करनी पड़ेगी? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? वो अपनी माँ पेलम से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं एक बड़ा आदमी बनकर आपका बोझ हल्का नहीं कर पाया। मैंने विरासत में आपसे सिर्फ मेहनत देखी, पर आपको वो आराम और दौलत नहीं दे पाया जिसकी आप हकदार हैं। अब वो आगे बोलते हैं ऑफ योर स्टेबल वेज और culinary skills मतलब कि culinary स्किल मतलब खाने बनाने का हुनर, और स्टेबल वेज मतलब जिंदगी जीने का सुलझा हुआ तरीका। पोएट कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा या हासिल किया, ना ही उनका वो सुलझा हुआ डिसिप्लिन जीने का तरीका और ना ही उनके हाथ का खाने बनाने का हुनर। वो खुद को बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं। Forgive me for all your dreams of peace during your remnant days. Remnant days मतलब जिंदगी के बचे हुए दिन। पोएट अपनी माँ की मतलब अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हर माँ का एक सपना होता है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं तो वो उनका बुढ़ापे का सहारा बने और उन्हें आराम और सुकून और शांति से भर दे, ताकि उन्हें जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मेहनत ना करनी पड़े। पोएट उन्हीं सपनों को पूरा ना कर पाने के लिए माफी मांग रहे हैं। I turned out to be a small man with a small dream, living a small life. मतलब कि पोएट बहुत ही बेबसी और दुख के साथ कहते हैं कि मैं आपका वो सपना पूरा नहीं कर सका। मैं एक बहुत ही मामूली इंसान स्मॉल मैन बन के रह गया, जिसके पास कोई बड़े मकसद या सपने नहीं थे और जो बस एक छोटी सी साधारण सी जिंदगी जी रहा था। वो अपनी नज़रों में गिर चुका है और क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी उस माँ को सुकून नहीं दे पाए जिन्होंने उनके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ठीक है, अब इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है कि पोएम का अंत किसी बड़े हीरोइज्म पर नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पर होता है। पोएट ये एक्सेप्ट करते हैं कि हर बच्चा बड़ा होकर कोई महान या बहुत अमीर आदमी नहीं बन जाता। अक्सर लोग एक आम और मामूली जिंदगी में ही सिमट कर रह जाते हैं। स्मॉल शब्द का बार-बार यूज़ स्मॉल मैन, स्मॉल ड्रीम, स्मॉल लाइफ पोएट के अंदर के खालीपन और उनके दर्द को दर्शाता है। ठीक है, ये लाइन्स दिखाती हैं कि उन्हें इस बात का गहरा सदमा है कि वो अपनी माँ
के सेक्रीफाइस का बदला उन्हें एक आरामदायक बुढ़ापा देकर नहीं चुका पाए। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी रॉबिन नैगनम की जो लास्ट पोएम है, दूसरी पोएम, वो पढ़ लेते हैं। ये एक और बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स पोएम है जिसका नाम है द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस नैगनम। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव और पॉलिटिकल पोएम है जहां पोएट ने अपनी खुद की जिंदगी के अधूरेपन और अपने समाज मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में चल रही हिंसा और नफरत दोनों का एक मतलब कि एक में ही पिरोया है। ठीक है, अब इसके स्टैंजर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ओपनिंग लाइंस हैं, नॉट वंस कैन आई से आई एम द कैप्टन बिहाइंड दिस व्हील ऑफ फायर। व्हील ऑफ फायर मतलब कि ये शेक्सपियरियन ड्रामा किंग लियर से लिया क्या है, मेटाफर है। ठीक है, जिसका मतलब होता है दुख, तकलीफ या ऐसी मुश्किल सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में ना हो। पोएट कहते हैं कि मैं एक बार भी दावे से नहीं कह सकता कि मैं अपनी इस तकलीफ भरी जिंदगी का कैप्टन हूँ, यानी मेरा अपनी ही लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिंदगी उन्हें उन हालातों में घसीट रही है जहां वो अब नहीं जानते, मतलब कि वो वहां नहीं जाना चाहते। आगे बोलते हैं, आई रिमेम्बर मिसप्लेसिंग अ ब्रोंज वेल समवेयर sometime I left behind many untended hurts. Rushing back, I discovered something had changed me. तो यहाँ पे ब्रोंज बेल पुरानी संस्कृति, इनोसेंस या पीस का सिंबल है, और हर्ट मतलब कि चूल्हा, घर। ठीक है, उन रिश्तों या जिम्मेदारियों को दर्शाता है जिसे वो बिना ध्यान दिए छोड़ आए। पोएट कहते हैं कि मुझे याद है मैंने कहीं अपना सुकून या अपनी इनोसेंस ब्रोंज बेल खो दी थी। मैंने बहुत से घर और रिश्ते पीछे छोड़ दिए जिनकी मैंने देखभाल नहीं की, और जब मैं उन्हें संभालने के लिए भागकर वापस लौटा तो मैंने देखा कि हालात और वक्त ने मुझे अंदर से बिल्कुल बदल दिया है। आगे बोलते हैं, आई कैन से आई एम दिस और दैट आई इवन द कैरेक्टर of water and stone. As a boy, I was made a ship. Now I am enchanted into a god that the townspeople enjoy driving to the square with a marigold garland between my horns. मतलब कि वाटर एंड स्टोन, पानी जो हर जगह बह जाता है, अडेप्टेबल है, और पत्थर जो मजबूत होता है। पोएट उनकी स्टेबिलिटी से जलते थे। और शिप एंड गॉड का मेटाफर, बचपन में उन्हें शिप भेड़ बनाया गया, यानी एक मासूम बच्चा जो सबकी बात मानता है। अब उन्हें गॉड मतलब बकरा बना दिया गया है जिसे लोग बलि चढ़ाना या तमाशे बनाने के लिए चौक मतलब टाउन स्क्वायर पर ले जाते हैं, उसके सींगों के बीच गेंदे का हार पहनाकर। ठीक है, पोएट कह रहे हैं कि उनका अपना कोई स्टैंड नहीं बचा, समाज उन्हें एक तमाशे की तरह यूज कर रहा है। लोग उन्हें सेलिब्रेट तो करते हैं, हार पहनाते हैं, पर असल में वो उन्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। आगे बोलते हैं, एट 24 आई इनवाइटेड माई सेल्फ टू बोहिमा, द किंगडम ऑफ आर्ट वेयर पीपल नेवर ग्रो ओल्ड वॉज माई अफेवेबल नेवर। बोहिमा किंगडम ऑफ आर्ट, बोहिमा एक ऐसी जगह है या लाइफस्टाइल को कहते हैं जहां लोग समाज के रूल्स को तोड़कर आजादी से खासकर आर्ट और पोइट्री में जीते हैं। मतलब 24 साल की उम्र में पोएट ने पोइट्री और आर्ट की इस आज़ाद दुनिया में कदम रखा। उन्हें लगा कि आर्ट एक ऐसी जगह है जहां उन्हें सुकून मिलेगा। ठीक है, जहां लोग हमेशा जवान और खुश रहते हैं, और ये दुनिया उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। ठीक है, अब आगे बोलते हैं, मूव्ड बाय क्यूरियोसिटी आई फाउंड माई सेल्फ लिंगरिंग एट बैक स्टेजेस वेयर painted girls and poor blind boys come to do their parts. In the evening now, I often mix my drink with despair. Love of course made me entirely useless. यहाँ पे बैक स्टेजेस पेंटेड गर्ल, आर्ट की दुनिया के पीछे का असली चेहरा, जहाँ लड़कियां मेकअप लगाकर और अंधे लड़के मजबूरी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, यानी वहाँ भी असली सुकून नहीं है, बस एक दिखावा है। जब पोएट ने आर्ट की दुनिया को अंदर से देखा तो उन्हें समझ आया कि यहाँ भी सिर्फ दर्द और मजबूरी है। अब हालात ये है कि शाम को जब वो शराब पीते हैं तो उनकी ड्रिंक में दुख और निराशा भूली होती है। वो कहते हैं कि प्यार ने
उन्हें दुनिया के किसी काम का नहीं छोड़ा, ठीक है, उन्हें यूजलेस बना दिया है। आगे बोलते हैं, दिस इज द स्टोरी ऑफ माई पीपल, वी showed suspicion इन द फील्ड, hatred sprang and raised the crops। मतलब कि showed suspicion, शक का बीज बोना, और hatred raised the crops मतलब नफरत ने फसल को बर्बाद कर दिया। ये लाइंस पूरी पोयम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पोएट अब अपनी पर्सनल जिंदगी से हटकर अपने पूरे समाज, मणिपुर के लोगों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे परिवार और मेरे देश के लोगों की कहानी है। हमने आपस में एक दूसरे पर शक किया, एथनिक वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा है, और उस शक का नतीजा ये हुआ कि नफरत की ऐसी फसल उगी जिसने हमारी पूरी खुशहाल जिंदगी और हमारे समाज को जलाकर राख कर दिया, ठीक है। अब आगे वो बोलते हैं, नाउ दे गो टू ग्लोरिंग नेवर्स, begging bowls in hand, fingers pointed to each other, their incessant bickering, backbiting, muffles, quit, all pity। यहाँ पे ग्लोटिंग नेबर्स का मतलब है वो पड़ोसी देश या लोग जो आपकी बर्बादी पर खुश होते हैं। इंसेंट बिकरिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाली आपसी लड़ाई या चुगली। मुफल्स ऑल पिटी, दया या तरस की भावना को दबा देना। पोएट कहते हैं कि आपसी हिंसा में सब कुछ बर्बाद करने के बाद अब हमारे लोग उन पड़ोसियों के पास हाथ में भीख का कटोरा लेकर मदद मांगने जा रहे हैं जो उन पर अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, और वहां जाकर भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। उनकी ये कभी ना खत्म होने वाली आपसी लड़ाई और नफरत इतनी घिनौनी है कि बाहर वाले लोगों के दिल में उनके लिए जो थोड़ी बहुत दया थी वो भी अब खत्म हो गई है। अब आगे बोलते हैं, आर intentions are clear, slays and burn, let fire raise all terraces so that suspicion cannot write our murderous history। slays and burn मतलब ये असल में झूम कल्टीवेशन मतलब खेती का तरीका होता है जहाँ जंगल को काट कर जला दिया जाता है, पर यहाँ इसका मतलब सब कुछ जलाकर राख कर देना है, ठीक है। मर्डरस हिस्ट्री मतलब खून खराबे से भरी तारीख, ठीक है, हिस्ट्री। पोएट कहते हैं कि हमारे लोगों के इरादे अब बिल्कुल साफ हैं, सब कुछ जलाकर राख कर दो। वो अलग मतलब कि वो आग लगाकर हिंसा के सारे सबूत मिटा देना चाहते हैं ताकि आने वाली नस्लें या दुनिया उन पर शक ना करे, ठीक है, और उनकी इस खूनी हिस्ट्री, मर्डरस हिस्ट्री को ना लिखे, ठीक है। वो अपने पाप छुपाना चाहते हैं। अब आगे बोलते हैं, समवेयर इनसाइड द labyrinth we meet locked horns and bent for feuding ways, a past we believe in pristine even as we ripped heads and took slaves, when we rewrite make believes history with malicious intent, memory burns on a short fuse। labyrinth locked horns का मतलब है भूल भुलैया, और सींग भिड़ाना, ठीक है। प्रिस्टीन मतलब बिल्कुल साफ सुथरा और पवित्र, और रिप्ड हेड्स मतलब लोगों के सर काटना, ठीक है। तो हेड हंटिंग ट्रेडिशन की तरफ इशारा करता है। पोएट कहते हैं कि इस हिंसा की भूल भुलैया में हम आपस में मिले, दुश्मनी में एक दूसरे से भिड़े, और फिर अपनी अपनी दुश्मनी की राह पर चल दिए। हम लोग कितने अजीब हैं, हम मानते हैं कि हमारा पास्ट बहुत पवित्र और महान था, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पूर्वजों ने लोगों के सर काटे और उन्हें गुलाम बनाया। जब हम अपनी इस बुरी हिस्ट्री को छुपाकर एक झूठी मनगढ़ंत हिस्ट्री लिखते हैं बुरे इरादों के साथ, तो हमारी सच्चाई को याद रखने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। हम सच्चाई से भाग रहे हैं। अब आगे बोलते हैं, as boys return to Christmas, escorted by hate and fear, they take a circuitous route to outwit an enemy who will reveal too much in the birth of a merciful son। When these boys reach home, their dreams will come dressed in red। यहाँ सर्केटियस रूट का मतलब है घूमा फिरा कर लंबा रास्ता लेना। मेरिसफुल सन मतलब जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जो दया का प्रतीक है। ड्रेस्ड इन रेड मतलब लाल कपड़ों में, जो यहाँ खून और मौत का सिंबल है।
नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, इसलिए क्रिसमस का जिक्र है यहाँ पे। पोएट कहते हैं कि जब लड़के क्रिसमस के त्योहार पर अपने घर लौटते हैं तो उनके साथ खुशी नहीं होती बल्कि नफरत और डर होता है। वो दुश्मन से बचने के लिए सीधे रास्ते से नहीं बल्कि घुमा फिरा कर, मतलब कि घूम फिर के लंबे रास्ते से आते हैं। दुश्मन कौन है? वो भी वही लोग हैं जो उसी जीसस का बर्थडे मना रहे हैं, जो दुनिया को प्यार सिखाते हैं। कितनी आयरॉनिकल बात है कि एक तरफ लोग जीसस का फेस्टिवल मना रहे हैं और दूसरी तरफ दुश्मनी कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि जब ये लड़के जैसे तैसे घर पहुंचेंगे तो उनके सपने खुशियों के नहीं होंगे, उनके सपने ड्रेस्ड इन रेड होंगे, यानी उनके सपनों में भी सिर्फ खून और मौत का साया होगा। अब आगे बोलते हैं, हैंड फिल्ड विथ लव आई टच योर हीलिंग ब्रेस्ट लाइक द बीटन अप past scars appeared on your body. I ask who branded the moon skin of my love, who used you like a toy doll, and my hands returned to me stigmatized and guilt. यहाँ पे बीट हीलिंग ब्रेस्ट का मतलब है और मून स्किन का मतलब है पोएट अपनी बिलव प्रेमिका या अपनी धरती माँ मणिपुर की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। सिग्मेटाइज्ड विथ गिल्ट मतलब गुनाह या पछतावे के कलंक से बाहर जाना। यहाँ से पोएम का दूसरा पार्ट शुरू होता है जो बहुत पर्सनल है। पोएट कहते हैं कि मैंने बड़े प्यार से तुम्हें जिस्म या तुम्हारी मिट्टी को छुआ जो अपनी हिंसा से उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इस बर्बाद पास्ट की तरह हमारे बदन पर भी जख्म के निशान थे। पोएट रोते हुए पूछते हैं कि तुम्हारी इस चांद जैसी खूबसूरत स्किन को किसने जलाया, किसने तुम्हारे साथ खिलौनों की तरह खेला। ये हिंसा में औरतों पर होने वाली जुल्म और धरती माँ की बर्बादी दोनों का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और आखिर में पोएट को लगता है कि वो भी इस परिवार और समाज का हिस्सा हैं, इसलिए जब उन्होंने उसे चुना, मतलब उसे छुआ, तो उनके अपने हाथ भी उस गुनाह और पछतावे का कलंक से सन गए। वो इस ट्रेजेडी के लिए खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं, When I turn with a heavy heart towards my flaming country, the hills women screaming your name, soldiers with black scrapes like mime artists turn them in second into crowds. यहाँ पे फ्लेमिंग कंट्री मतलब जलता हुआ देश, स्टेट मणिपुर जो हिंसा की आग में जल रहा है। माइम आर्टिस्ट का मतलब है वो कलाकार जो बिना बोले सिर्फ इशारों में एक्ट करते हैं, मतलब गूंगा बहरा तमाशा। दूसरा श्राउड्स मतलब कफन। पोएट बहुत ही भरे मन में, मतलब हैवी हार्ट से अपने जलते हुए वतन की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ और औरतें दुख में चिल्ला रही हैं। फिर वो वहाँ मौजूद मिलिटिया या मतलब सोल्जर्स की बात करते हैं जिन्होंने काले रंग के स्कार्फ बांध रखे हैं। वो उन्हें माइम आर्टिस्ट कहते हैं क्योंकि वो बिना कुछ बोले, बिना किसी तरस के पल भर में हंसते खेलते लोगों को मौत की नींद सुलाकर उन्हें कफन में बदल देते हैं। अब आगे बोलते हैं, फॉर द ट्रक्स कैरिंग द एप्लीकेंट्स ऑफ डेथ एंड devastation, for the eager rescuer in his armored car, for the first visitor to the fabled homeland, the graves of youths who died in turmoil are the only milestone to the city, but the hills lie wrapped in mist, insist of the musk of your being. I inhale the acrid smoke of clinic explosive and pairs. Applicants of death का मतलब है मौत का सामान, बंदूक, बम, वेपन, ठीक है। और फेबल्ड होमलैंड का मतलब कहानियों वाला खूबसूरत देश, जैसे मणिपुर जो ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा जेलेनेट एंड पेयर्स, जेलेनेट का एक तरह का एक्सप्लोसिव बारूद होता है, ठीक है। और पेयर्स मतलब चिताएं, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं शहर में चारों तरफ सिर्फ मौत का सामान लिए हुए मिलिट्री के ट्रक्स और आर्मर्ड कार घूम रही हैं। पोएट कहते हैं कि अगर कोई बाहर का विजिटर इस खूबसूरत कहानियों जैसे स्टेट
फेवर्ड होमलैंड में पहली बार आएगा तो उसे रास्ते में शहर का रास्ता दिखाने के लिए कोई साइन बोर्ड नहीं मिलेगा, बल्कि हिंसा में मारे गए जवान जवान लड़कों की कब्रें ही शहर के नए मिले मतलब शहर के नए मिल के पत्थर मतलब कि माइलस्टोन बन चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ कब्रें हैं, पहाड़ धुंध से ढक गए हैं, और जो मिट्टी पहले अपनी खुशबू से जानी जाती थी, अब वहाँ सांस लेने पर सिर्फ बारूद और जलती हुई चिताओं का कड़वा खलना वाला धुओं की धुआं ही अंदर जाता है। अब आगे बोलते हैं, विथ cargoes of sand and mortar, Memnon come to inspect the city. He cut down the remaining trees and carried them away, like carnivores crops for destruction. Morning pears like watered down milk. The same bland item: rape, extortion, ambush, traps, confession, embezzlement, vendant, campaign, sales, marriages, the usual. मैमम का मतलब है मैमम मनी, मतलब कि लालच और कैपिटलिज्म का गॉड है, ठीक है। कैविडर्स फॉर डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि चीर फाड़ के लिए मुर्दा शरीर, ठीक है। दूसरा, वाटर डाउन मिल्क, पानी मिला हुआ फीका दूध। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इस बर्बाद शहर में अब लालच और पैसे के भूखे लोग, बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस, मिट्टी और सीमेंट लेकर आ गए हैं बिजनेस करने। उसने बचे कुचे पेड़ों को भी काट दिया और उन्हें ऐसे ले गए जैसे हॉस्पिटल में चीर फाड़ के लिए लाशों को ले जाया जाता है, यानी नेचर को भी बर्बाद कर दिया। फिर वो सुबह के सटायर मतलब कि अखबारों पर सटायर कसते हैं। वो कहते हैं कि सुबह के न्यूज़पेपर पानी मिले फीके दूध जैसे हैं, जिनमें कोई सच्चाई या असर नहीं बचा। वो रोज वही फीकी और आम चीजें बेच रहे हैं: रेप, एक्सटॉर्शन, अचानक हमले और घोटाला और आपसी बदले। लोगों के लिए अब ये सब इतना आम हो गया है कि अखबार में शादी और सेल की खबरों के साथ ये सब यूजुअल मतलब कि रोज की आम बात बनकर छपता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, there is a talk on the street, in the dark corners, in homes, words caught by the ears of the restaurant. We honor the unwearing certainly and pay routine homage to silence. Everyone has correctly identified the enemies of the people. He wears a new face each morning, and freedom is asking yourself if you are free day after stealing most day. ये मतलब कि शहर में डर का माहौल इतना गहरा है कि लोग खुलकर बात नहीं कर सकते। गलियों में, अंधेरे कोनों में, घरों में और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में भी लोग डर डर के धीरे बोलते हैं कि कोई उन्हें सुन ना ले। अब लोगों ने इस डर को ही अपनी किस्मत मान लिया है और वो रोज इस खामोशी के आगे सिर्फ सिर झुकाते हैं। पोएट कहते हैं कि शहर का हर एक इंसान जानता है कि उनका असली दुश्मन कौन है: करप्शन, सिस्टम, वायलेंस। लेकिन वो दुश्मन इतना शातिर है कि वो हर सुबह एक नया चेहरा बदल कर आ जाता है, कभी नेता बनकर, कभी टेररिस्ट बनकर, तो कभी अथॉरिटी बनकर, ठीक है। तो पोएट आखिरी लाइन में आज़ादी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी जगह पर आज़ादी सिर्फ एक ही चीज बनकर रह गई है कि आप हर एक उदास और बेबस दिन खुद से बस यही एक सवाल पूछते हैं कि क्या मैं सच में आज़ाद हूँ? क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि आप आज़ाद नहीं, बल्कि इस खौफ के गुलाम हैं, ठीक है। अब आगे सेक्शन 3 स्टार्ट होता है, जिसमें जो पोएट हैं वो आयरनी का यूज कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि वायलेंस और करप्शन के दौर में अच्छी बातों का मतलब कैसे बदल गया है। तो वो बोलते हैं, अपराइटनेस इज नॉट केयरिंग एनीथिंग पब्लिकली। अपराइटनेस का मतलब ईमानदारी, सदाचारी होना अब सिर्फ इस बात तक सिमट गया है कि आप सबके सामने प्यार या अफेक्शन ना जताएं। लोग दिखावे के मोरली स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। दूसरा, इंटीग्रिटी इज नॉट ड्रिंकिंग। इंटीग्रिटी मतलब चरित्र, सिद्धांत,
का मतलब अब सिर्फ ये माना जाता है कि इंसान शराब ना पीता हो, चाहे वो पर्दे के पीछे कितने भी बुरे काम क्यों ना करता हो। Worthiness is contributing generously to a new faith to buy guns for unleashing ideological horror. Worthiness का मतलब योग्यता, अच्छा आदमी होना। अब उसे माना जाता है जो नए धर्म या किसी कट्टर ग्रुप को बहुत ज़्यादा बड़ा दान देता है ताकि उससे पैसे से गन्स खरीदी जा सकें और धर्म या आइडियोलॉजी के नाम पर आतंक फैलाया जा सके। Service is milking the state, and when you can live no more to start burgling each other so that we can become paragons of thievery. सर्विस मतलब देश सेवा का मतलब अब सिर्फ सरकारी पैसा और रिसोर्सेज को लूटना बन गया है। और जब नेता या भ्रष्ट लोग सरकारी माल लूट कर थक जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के घर चोरी करने लगते हैं। हमारा समाज चोरी के मामले में एक मिसाल बन चुका है। आगे बोलते हैं चैस्टिटी इज फॉरबिडिंग फॉर आर वुमेन फ्रॉम एक्सपोजिंग देयर लेग। चैस्टिटी मतलब कि पवित्रता का असली मतलब अब सिर्फ औरतों पर पाबंदियां लगाना बन गया है। उन्हें क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये तय करना। समाज औरतों को कंट्रोल करने को ही संस्कार समझता है। Purity is not whispering even a solitary word of love, so that it will not be mistaken for unpardonable obscenity. मतलब प्योरिटी अब इसमें है कि आप प्यार का एक अकेला शब्द भी धीरे से ना बोलें, क्योंकि इस नफरत से मतलब कि इस नफरत के माहौल में अगर आपने प्यार की बात की तो लोग उसे एक ऐसा गुनाह मान लेंगे जैसे मतलब कि जिसे माफ ना किया जा सकता। यानी नफरत आम है पर प्यार करना मना है। अब आगे बोलते हैं नथिंग इज सर्टेन, ऑयल, लेंटिल्स, पोटैटोज, फूड फॉर बेबीज, ट्रांसपोर्ट, द आउटसाइड वर्ल्ड, इवन फायर, वाटर एंड एयर आर स्लोली बिकमिंग कमोडिटीज। मतलब वायलेंस, कर्फ्यू और आपसी झगड़ों की वजह से अब शहर में कुछ भी पक्का नहीं है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे तेल, दाल, आलू और मासूम बच्चों का खाना और आने जाने का साधन कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। पूरी दुनिया से इस शहर का कनेक्शन टूट चुका है। सबसे दुख की बात यह है कि पानी और हवा, वाटर एंड एयर जैसी नेचुरल चीजें भी अब बिकने लगी हैं। मार्केट की चीजें कमोडिटीज बन गई हैं। ठीक है, अब आगे बोलते हैं। यहाँ पे आगे थर्ड पार्ट में झूठ, जो मतलब कि झूठा नेशनलिज्म, पेट्रोइज्म मतलब देशभक्ति का ढोंग की बात हुई है। यहाँ पर पेट्रोइज्म शब्द का बार बार यूज करके उस पर सबसे करारा प्रहार कर रहे हैं। पेट्रोइज्म इज द नीड ऑफ द आवर, मतलब कि हर कोई चिल्लाता है कि इस वक्त देशभक्ति सबसे जरूरी है, पर उनके लिए देशभक्ति का मतलब ये है, वो आगे बताया है कि पेट्रोइज्म इज ब्रीचिंग सेशन एंड मॉर्निंग और मिरगर विथ अ नेशन। मतलब कुछ लोगों के लिए देशभक्ति का मतलब देश से अलग होने का भाषण देना है और इस बात का रोना रोना कि हमारा स्टेट इस देश के साथ क्यों मिला। ठीक है, अब पेट्रोइज्म आगे बोलते हैं। पेट्रोइज्म इज ऑर्निंग मेट्रियर्स हु डेड इन कंफ्यूजन। कुछ लोग के लिए देशभक्ति सिर्फ उन लोगों को शहीद बनाकर उनकी पूजा करना है जो आपसी दुश्मनी और कंफ्यूजन के चक्कर में मारे गए थे बिना किसी बड़े या सही मकसद के। ठीक है, आगे बोलते हैं। पेट्रोइज्म इज डिक्लेयरिंग वी शुड प्रिजर्व नेटिव कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, our literature and performing art and inflicting them on helpless helpless peoples। कुछ मतलब कि इसका मतलब ये है कुछ नेताओं और ग्रुप्स के लिए देशभक्ति सिर्फ इस बात का ढिंडोरा पीटना है कि हमें अपने पुराने रीति रिवाज और कल्चर को बचा कर रखना है, और उसी कल्चर के नाम पर वो मासूम और लाचार लोगों पर नए नए रूल्स थोपते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। आगे बोलते हैं। पेट्रोइज्म इज एडमायरिंग द यूथ हु फाउंडलेस ग्रेनेड्स, मतलब कि और सबसे घिनौनी सच्चाई आज के दौर में देशभक्ति उसे मान लिया गया है जो उन भटके हुए जवान लड़कों की
तारीफ और सम्मान करें जो अपने हाथ में बम और ग्रेनेड लेकर घूमते हैं, यानी गन उठाने वालों को देशभक्त कहा जा रहा है। अब आगे सेक्शन इसका दूसरा स्टार्ट होता है, सेक्शन फोर्थ स्टार्ट होता है, और ये लाइंस बहुत ही डीप और दर्दनाक है, जहाँ पोएट अपनी जिंदगी और अपनी स्टेट के हालत पर एक आखिरी गहरा विचार पेश करते हैं। तो इसमें वो बोलते हैं, पेट्रोइज्म इज प्रोक्लेमिंग ऑल मैन आर ब्रदर and secretly depriving my brother. Patriotism is playing the music of guns to the child in the bomb. मतलब कि प्रोक्लेमिंग का मतलब है सबके सामने दावा करना या चिल्ला कर कहना। डिप्राइविंग मतलब किसी का हक छीन लेना या उसे पीछे धकेलना। चाइल्ड इन दी बॉम्ब मतलब माँ के पेट में पल रहा बच्चा। तो यहाँ पे पोएट जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ देशभक्ति का मतलब अब सिर्फ दिखावा बन गया है। मंच पर खड़े होकर चिल्लाना कि सारे इंसान हमारे भाई भाई हैं, और पर्दे के पीछे छुपकर अपने ही भाइयों का हक छीन लेना। ठीक है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आजकल की देशभक्ति माँ के पेट में पल रहे बच्चे को लोरी सुनाने के बजाय बंदूक की आवाज सुनाती है, यानी आने वाली नस्लें पैदा होने से पहले ही नफरत और हिंसा का माहौल में पल रही हैं। आगे बोलते हैं, स्टोन्स एंड हील्स स्पीक व्हेन वी फाइनली फॉल साइलेंट, हिस्ट्री hunchbacked friend, why do we fear you, why do we love, hate, lie, conceal, merely to enact you in the curse threat of time। यहाँ पे हंचबैक फ्रेंड का मतलब है कुबड़ा दोस्त। इतिहास हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ा मेटाफर जो दिखाता है कि हिस्ट्री पर पुराने गुनाहों और दुखों का कितना भारी बोझ है। और कोर्स थिएटर ऑफ टाइम का मतलब है समय का खुरदुरा रंगमंच, मतलब स्टेज। तो पोएट कहते हैं कि जब हम इंसान लड़ मर कर बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, तब यहाँ के पत्थर और पहाड़ बोलेंगे और हमारी बर्बादी की गवाही देंगे। फिर वो इतिहास मतलब कि हिस्ट्री को एड्रेस करते हैं और उसे एक कुबड़ा दोस्त कहते हैं। वो पूछते हैं कि हम इंसान हिस्ट्री से इतना डरते क्यों हैं, हम क्यों आपस में प्यार, नफरत, झूठ और धोखा का ये खेल खेलते हैं। क्या हम ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम समय के इस खुरदुरे स्टेज पर इतिहास को दोहरा सकें। इंसान पुरानी गलतियों से सीखता है, बल्कि उन्हें दोहराता रहता है। ठीक है। अब आगे बोलते हैं, टुडे आई स्टैंड अलोन एंड एक्नॉलेज द लेफ्ट हैंडेड गिफ्ट ऑफ अ मैन without a woman and a tiny land bound by a fire, slave to an unexamined life. All that I have done, I have accomplished blindfolded, love, fear, anger and all disappear। यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड गिफ्ट का मतलब है एक ऐसा गिफ्ट या किस्मत जो देखने में तो तोहफा लगती है पर असल में दुख या अनहेल्पफुल होती है, जैसे एक अकेली और मुश्किल जिंदगी। टाइनी लैंड बाउंड बाय फायर का मतलब है एक छोटा सा ठिकाना जो आग से मतलब कि हिंसा से घिरा हुआ है। ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब आंखों पर पट्टी बांध कर। ठीक है। मतलब यहाँ से सेक्शन 4 शुरू होता है। पोएट कहते हैं कि आज मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ और इस कड़वी सच्चाई को कबूल करता हूँ कि मेरी जिंदगी एक ऐसा तोहफा है जहाँ मैं बिना किसी जीवन साथी के रह रहा हूँ, एक ऐसी छोटी सी धरती पर जो चारों तरफ से हिंसा से और आग से घिरी हुई है। ठीक है। वो खुद को एक गुलाम मानते हैं जिसने अपनी जिंदगी को कभी अच्छे से समझा ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, चाहे वो किसी से प्यार करना हो, डरना हो, गुस्सा करना हो या पुरानी निराशा में डूबना हो, वो सब मैंने आंखों पर पट्टी बांध कर किया है। उन्हें लगता है उन्होंने होश में अपनी जिंदगी को सही रहने नहीं दिया। ठीक है। अब आगे बोलते हैं, द penitent ear wears sackcloth and pours ashen leaves on its head, and the sky dress is in shreds. When stars appear, they hold up the sky like nuts and bolts so that the firmament will not fall। तो पोएट कहते हैं कि ये साल भी हमारे पापों पर पछतावा कर रहा है और शोक के कपड़े पहने हुए है।
आसमान के आंचल हिंसा की वजह से फट चुका है, लेकिन जब रात को सितारे निकलते हैं तो वो इस इसे टूटते हुए आसमान को नट्स और बोल्ट की तरह पकड़ कर रखते हैं ताकि ये आकाश मंडल टूट कर नीचे न गिर जाए। यानी जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है तो सिर्फ नेचर, सितारे ही हैं जो इसे बैलेंस कि संभाल सकते हैं, कि संभाले हुए हैं। अब आगे बोलते हैं, बट वी हु स्लीप अंडर दीज स्टार विल नॉट लेट ईच अदर ड्रीम, लव इज ऑल्सो फॉरगेटन वर्ड, the ability to suffer and the ability to inflict the utmost hurt on the person you love. This is how I even know it. ये लाइंस इस पूरी पोएम का सबसे इमोशनल कंक्लूजन है। पोएट कहते हैं कि एक तरफ सितारे आसमान को बचा रहे हैं, पर हम इंसान उन्हीं सितारों के नीचे सोते हैं, इतने खूंखार हो गए हैं कि हम एक दूसरे को चैन से सपने तक नहीं देखने देते। इस नफरत के माहौल में प्यार एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसे सब भूल चुके हैं, और इसी बदली हुई दुनिया में प्यार का मतलब क्या रह गया है। पोएट कहते हैं कि मेरे लिए अब प्यार का मतलब सिर्फ दो चीजें हैं, पहला दुख सहने की ताकत, और दूसरा जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी उसे ही सबसे गहरा दर्द और जख्म देना। पोएट कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में प्यार को इसी दर्दनाक रूप में जाना है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन देखें तो द ट्रेजिक साइकिल ऑफ हिस्ट्री, इंसान इतिहास से सीखता नहीं बल्कि नफरत और हिंसा के पुराने चक्रव्यूह को दोहराता रहता है। ठीक है। और पोएट अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी देश की हालत को दोनों से पूरी तरह टूट चुके हैं, और डिसअपेयर कि निराशा उन पर हावी है। नफरत के दौर में प्यार अब सुकून नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ दुख सहने और अपने ही लोगों को दुख पहुंचाने वाला बन गया है, कि बनकर रह गया है। ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं, इसकी 2-3 लाइन और बची हैं। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हैपन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, टुडे आई एम अगेन विद विडोज हु कैन नॉट लाइट लैम्प एनीमोर। कि पोएट याद करते हैं कि रोशनी, खुशी और त्योहार सिर्फ उनके बचपन तक ही सीमित थी। आज के दौर में हालत बिल्कुल बदल चुकी है। आज वो उन विधवाओं के बीच खड़े हैं जिन्होंने इस हिंसा और खून खराबे में अपने पतियों या बेटों को खो दिया है। वो औरतें अब इतनी बेसहारा और उदास हैं कि उनकी जिंदगी से रोशनी छिन चुकी है, और वो अब अपने घरों में दिए तक नहीं जला सकती। खुशी की जगह अब सिर्फ मातम है। Maybe the land is tired of being sculled on blood. Maybe there is no peace between the farmer and his field. Maybe all men everywhere are tired of being man. Maybe we have finally acknowledged death. पोएट को लगता है कि हिंसा और खून खराबे से अब ये धरती माँ भी पूरी तरह थक चुकी हैं, क्योंकि इस मिट्टी को पानी की जगह सिर्फ मासूम का खून पिलाया गया है। हालत इतनी खराब है कि किसान और उसके खेत के बीच का रिश्ता, जो अनाज और जिंदगी देता है, वो सुकून भी अब खत्म हो गया है। पोइट कहते हैं कि शायद अब हर कोई इस नफरत से तंग आ चुका है और सभी मर्द कि मर्द बनने से थक गए हैं। यहाँ पे लड़ाई से थक चुके हैं। ऐसा लगता है कि इस पूरे समाज ने अब जिंदगी की उम्मीद छोड़कर मौत के सामने घुटने टेक दिए हैं। My love, how can I explain that I am admiring law which punish a man for his past? Only the night seem to understand that we must fear it again. पोएट अपनी बिलविड प्रेमिका से कहते हैं कि मैं कैसे समझाऊं कि मुझे उन खून और उन कानून और नियमों से कितनी नफरत है जो एक इंसान को उसके पास बीते हुए कल के लिए सजा देते हैं या दुश्मनी को जिंदा रखते हैं। जब कोई उनका दर्द नहीं समझता तो सिर्फ काली रात ही उनकी खामोशी और दुख को समझती है, और उन्हें पता होता है कि अगले दिन उन्हें फिर से वही पुराना दर्द और डर झेलना पड़ेगा। When I am gone, I would leave you these of life without mirror and the blue ode between pines
एंड अ विंटर स्काई। तो पोएट कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, व्हेन आई एम गॉन, तो मैं तुम्हारे लिए कोई दौलत या जमीन नहीं छोड़कर जाऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जिंदगी देकर जाऊंगा जहां आईना ना हो, क्योंकि आईना हमें हमारा चेहरा और हमारी जख्म दिखाता है। और पोएट पोएट चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनके अपनों को कोई पुराना दुख या जख्म याद ना आए। वो उनके लिए सिर्फ कुदरत की खूबसूरती छोड़ना चाहते हैं, जैसे पाइन के पेड़ों और सर्दियों के आसमान के बीच का शांत और नीला संगीत। But where can one run from the homeland? Where can I fly from your love? They have become pursuing prison, which hold a man with criminal words. ये लाइंस इस पूरी पोएम का सबसे बड़ा और इमोशनल क्लाइमेक्स है। पोएट पूछते हैं कि कोई इंसान चाहे जितना भी परेशान हो जाए, वो अपनी मातृभूमि होमलैंड से भागकर कहाँ जा सकता है। मैं तुम्हारे इस प्यार से पीछा छुड़ाकर कहाँ जाऊंगा, लगे कहाँ भागूं। भले ही इस जगह पर वायलेंस है, पर ये उनका घर है। लेकिन अब उनका अपना होमलैंड और उनका ये प्यार उनके लिए एक ऐसी जेल बन चुका है जो हर जगह उनका पीछा करती है। वो इस परिवार, इस मिट्टी और इस दुख से कभी अलग नहीं हो सकते। और ये जेल उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेती है, क्योंकि उनके पास क्रिमिनल वर्ड्स हैं, यानी उनकी सच लिखने वाली कविताएं, जिसे भ्रष्ट समाज और सिस्टम एक क्राइम मानता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये पोएम भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस पूरी जो पोएम का एक समरी है वो ये है, पूरा कंक्लूजन ये है कि रॉबिन मैग्नम की ये पोएम उनके अंदर के दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती हैं। एक तरफ वो मणिपुर के करप्शन और नफरत और वायलेंस से तंग आ चुके हैं और वहां से दूर जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी मिट्टी, अपने परिवार, अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं कि वो चाह कर भी वहां से नहीं भाग सकते। उनका होमलैंड ही उनका प्यार और वही उनकी कैद भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये सारी ये जो हमारी यूनिट 2 के अंदर जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस पे लानी है ये बता देना। वैसे मैं आपकी यूनिट 3 की वीडियो लाने वाली हूँ अब। ठीक है, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।